हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले मौलिक अधिकार, जहां से आपकी हजारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं सब कुछ आपका समाधान कर दूंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। ये आज अपने इंडियन पॉलिटिकल का तीसरा वीडियो हो जाएगा। यदि आपने पुराने वाले फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर आप देख लेना, क्योंकि वहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाए तब ऊपर पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो। कैसी भी परेशानी हो जाए सबका समाधान मिल जाएगा। आज अपन देखने वाले मौलिक अधिकार, जिसे कहते हैं संविधान की आत्मा कहते हैं। आखिर क्यों कहते हैं, सारा कुछ वगैरह देखने वाले हैं साथियों। पहले देखते हैं अपन इनका भाग, ये संविधान के कौन से भाग में हो जाएगा, और ये संविधान के तीसरे भाग में हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला ही क्वेश्चन यही आपका पूछा जाता है, जो बिल्कुल बेसिक ही क्वेश्चन है। और कौन से अनुच्छेद में इनका वर्णन मिलता है, तो 12 से लगा के 35 अनुच्छेद है ना, वहाँ पे इनका वर्णन मिलता है। और इनकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है, अमेरिका देश है ना, वहाँ से ये प्रेरणा ले ली गई है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, मौलिक अधिकार की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, अमेरिका से लिया गया है और यूएसए से लिया गया है साथियों। और ओवरऑल पूरे संसार में मौलिक अधिकार को सर्वप्रथम अपने संविधान में लागू करने वाला देश कौन सा हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। इसी के कारण इसे कहते हैं मौलिक अधिकारों का देश इंग्लैंड को ही कहते हैं साथियों। यहाँ तक आपको चार ये ना, यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देख लेते हैं मौलिक अधिकार की प्रकृति किस प्रकार से हो जाएगी, और इसकी प्रकृति हो जाएगी वाद योग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वाद योग हो जाएगी साथियों। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप मान लीजिए आपको घूमने के लिए जाना है साथियों, या आपको गोवा जाना है, नैनीताल जाना है, या बाहर जाना है, कहीं विदेश में जाना है, वो तो अब आप जाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो साथियों, क्योंकि आपको मूल अधिकार मिला गया है कि आप भारत में कहीं भी जगह पे आप जा सकते हो। ये आपका अधिकार है। यदि आपको कोई रोकता है, टोकता है कि आपको नहीं जाना है, तब आपका मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। इस कारण आप सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकते हो और आप बोल सकते हो कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। इस तरह से आप अगर चुनौती दे सकते हो, यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब यह हो जाएगा कि आपके मौलिक अधिकार का हनन किए जाने पर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और इसी को ही कहते हैं वाद योग कहते हैं साथियों। ठीक है ना। आई होप आपको मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब देख लेते हैं मौलिक अधिकार, क्या ये संविधान में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यह निर्णय किसने किया था, संविधान सभा ने किया था। और ये कितने दिन तक ये चर्चा चली थी, तो ये 38 दिन तक ये चर्चा चली थी, और बाद में यह निर्णय ले लिया गया कि मौलिक अधिकार को संविधान में होना चाहिए। किसने लिया था, संविधान सभा ने लिया था साथियों। ठीक है ना। ये पांचों को पांचों पॉइंट है ना, अच्छी तरह से ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको अंतिम में सब कुछ आपको बता दूंगा। अब हम देख लेते हैं इसके उपनाम। आखिर इसका उपनाम क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसे कहते हैं संविधान की अंतः आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मा की आत्मा किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार को कहते हैं साथियों। ठीक है ना। अब आपका ये भी आपका कभी कभार पूछा जाता है, संविधान की आत्मा, तो ये प्रस्तावना को कहते हैं साथियों। यदि आपको पूछा जाए संविधान की अंतः आत्मा, तो ये मौलिक अधिकार को कहते हैं साथियों। क्योंकि शब्दों का खेल है, और शब्दों के खेल के अनुसार आपके क्वेश्चन सही होते हैं और गलत होते हैं। अब देख लेते हैं संविधान का मैग्ना कार्टा, और ये किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार को कहते हैं साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों उपनाम आपको अच्छी तरह से ये रट देना, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं मौलिक अधिकार, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, किस प्रकार से आज की वर्तमान में क्या क्या स्वरूप है, ये अपन देखने वाले हैं। जब ये संविधान बना था उसमें मौलिक अधिकार की संख्या हो जाएगी 7 हो जाएगी साथियों। लेकिन समय परिवर्तन है, इनको घटा दिया गया है, यानी कि ये 6 हो गए। पहले कितने थे, 7। आज अपन कितने हैं, 6 हो जाएंगे, यानी कि एक को हटा दिया गया है। अब एक कौन सा हटाया है, ये अपने संपत्ति का अधिकार है ना, इसे हटा दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसे हटाया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है।
कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया? ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इनको हटा दिया गया। अब ये कहाँ से हटाया? ये 19F और 31 ये दोनों के दोनों अनुच्छेद में पहले अपने था संपत्ति का अधिकार था, यहाँ से इनको हटा दिया गया है और ये दोनों के दोनों बिल्कुल खाली है। आज के वर्तमान के टाइम में ये दोनों के दोनों खाली है। यहाँ पे पहले था संपत्ति का अधिकार था जो अपने 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है। अब ये कहाँ पे जोड़ा गया? और यह जोड़ा गया 300A में जोड़ा गया है साथियों। कितने में जोड़ा गया? 300A में जोड़ा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या बन गया है? कानून का अधिकार बन गया है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। मूल संविधान में कुल अपने कितने मौलिक अधिकार हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। अभी वर्तमान में कितने हैं? 6 हो जाएंगे। कौन सा हटाया है? संपत्ति के अधिकार को हटाया। कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार पहले अपने संविधान के कौन से अनुच्छेद में था? तो 19F हो जाएगा और 31 में, ये दोनों में था साथियों। अभी वर्तमान में कहाँ पे है? ये 300A में शामिल है साथियों। अब ये कौन सा अधिकार बन गया है? कानून का अधिकार बन गया है साथियों। अब आपके मन में यह डाउट हो रहा होगा कि कानून का अधिकार क्या होता है और मूल अधिकार क्या होता है, इन दोनों में फिर क्या अंतर हो जाएगा? यानी कि संपत्ति के का मतलब क्या हो जाएगा? पैसा हो जाएगा, धन दौलत शोहरत हो जाएगा साथियों। मान लीजिए आपके पास अगर अपने पिताजी की करोड़ों की जमीन जायदाद और संपत्ति है, तब आपका यदि मूल अधिकार होता तब आपके पिताजी को 100% आपको देना पड़ता था कि आप उनकी संतान हो, तो आपका अधिकार है कि अपने संतान को मूल अधिकार के आधार पर आपको, और ये निर्णय कौन करता था? मूल अधिकार करता है कि आपको संपत्ति मिलनी चाहिए, चाहे आप उनके योग हो या नहीं हो, वो बात अलग है, लेकिन आपको 100% आपको पैसे मिलेंगे, यह कौन कहता है? मूल अधिकार कहता है। लेकिन कानून का अधिकार क्या कहता है? कि आपको संपत्ति मिलेगी, लेकिन हम यह निर्णय करेंगे कि आपको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। बस इतना ही फर्क होता है। यदि आपको 100% गारंटी चाहिए तो मूल अधिकार आपको गारंटी देता है कि आपको संपत्ति है, आपको पैसे मिलने चाहिए। लेकिन कानून का अधिकार यह कहता है कि हम निर्णय करेंगे कि आप इनके योग्य हो या नहीं हो। यह निर्णय कौन करता है? कानून का अधिकार करता है। आई होप मेरी बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे साथी। इस कारण माँ बाप से हमेशा सही और आराम से दायरे में बात किया करो, क्या पता आपको संपत्ति के अधिकार से हटा दिया जाए साथियों। ठीक है ना? अब अपन देख लेते हैं अपने यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। इन पैराग्राफ से आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कौन से भाग में हो जाएगा? भाग 3 में हो जाएगा। कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 12 से लगा 35 अनुच्छेद तक हो जाता है। इनकी प्रेरणा कहाँ से ली गई? अमेरिका से ली गई है। मौलिक अधिकार का देश किसे कहते हैं? इंग्लैंड देश को कहते हैं। मौलिक अधिकार की प्रगति किस प्रकार से हो जाएगी? वाद युग हो जाएगी, यानी कि आप न्यायालय में चले जा सकते हो। संविधान सभा में मौलिक अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और यह चर्चा कितने दिन तक चली थी? तो ये 38 दिन तक चली थी साथियों। और संविधान की अंतःआत्मा किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार को कहते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार को कहते हैं। मूल संविधान में अपने मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कौन सा अपना अधिकार हटा दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार पहले अपने कहाँ पे था? तो 19F और 31 में था। अभी वर्तमान में कहाँ पे है? 300A में है साथियों। अब ये कौन सा कानून बन गया है? संपत्ति का अधिकार अभी वर्तमान में कानून का अधिकार बन गया है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन है ना, ये आपके पूछे जाते हैं साथियों, बेसिक रूप से आपके पूछे जाते हैं। यहाँ तक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मेरी कोशिश यही है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दो साथियों। यदि आपने PDF डाउनलोड नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते हैं आगे। आप देखते हैं भाग तो 3 हो गया, मैंने आपको बता दिया। अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक हो जाता है। प्रेरणा कहाँ से ली गई? अमेरिका से ली गई है। और मौलिक अधिकार का सबसे पहले विचार किसके संविधान में मिलता है? ब्रिटेन के संविधान में
मिलता है साथियों। ये सारी की सारी कुछ और जानकारी आप देख भी सकते हो साथियों। लेकिन ध्यान रखना, मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? आपातकाल के समय किया जा सकता है। यानी कि आपके मौलिक अधिकार को आपातकाल के समय हटाया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 इनको कभी भी नहीं हटाया जा सकता। ऐसा कौन कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है किसी भी प्रकार का 20 और 21 अनुच्छेद नहीं हटना चाहिए, यह प्रतिबंध नहीं करता है। लेकिन संसद के द्वारा अगर कुछ ऐसे अनुच्छेद है उनको प्रतिबंध किया जा सकता है, जैसे हो जाएंगे 33, 34 और 35, इनको हटा दिया जा सकता है साथियों। और ये कौन कहता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये सारा कुछ वर लिखा गया है साथियों। ठीक है ना, पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं मौलिक अधिकार का सुरक्षा कवर कौन सा हो जाएगा, यानी कि सुरक्षा कवच कौन सा हो जाएगा। और ये अपने अनुच्छेद 13 हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा पूछा जाता है मौलिक अधिकार का सुरक्षा कवर कौन सा हो जाएगा, तो अनुच्छेद 13 हो जाएगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? 32 करके चले आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपका पूछा भी जाता है साथियों। अब देखते हैं अनुच्छेद 19। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या मिलता है? स्वतंत्रता मिलती है। इस कारण मौलिक अधिकार का सबसे पावरफुल अपना अधिकार कौन सा हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, जो मैं आपको सब कुछ आपको बता दूंगा साथियों। अब देखते हैं भीमराव अंबेडकर जी, और इसने संविधान सभा में मौलिक अधिकार को इनका संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। और अनुच्छेद हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसके तहत ये कहते हैं साथियों। अगर आपसे डायरेक्टली यूं पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो मौलिक अधिकार को कहते हैं। अनुच्छेद पूछा जाए तो 32 हो जाएगा साथियों। अगर आपसे यूं ही आपका सीधा ऐसे दिया जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं। किसने पहले कहा था? तो भार्गव साहब ने कहा था, जो मैंने आपको कल सब कुछ कराया था। फिर उसके बाद में पंडित लाल नेहरू जी ने कहा था साथियों। ठीक है ना, सब कुछ समझा दिया है। जो मैं आपको पॉलिटिकल पढ़ा रहा हूँ, बड़े शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूँ साथियों। ऐसा आपको कंटेंट यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा साथियों। ठीक है ना, अब देख लेते ये सारी कुछ जानकारी आपको मैंने आपको पहले सब कुछ बता दी थी साथियों, जो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और ये आपकी लेवल की नहीं है साथियों, कभी कभार ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं साथियों। अब अपन देख लेते हैं मौलिक अधिकार को दो भागों में बांटा गया है, एक तो भारतीय के लिए और एक विदेशियों के लिए। अब कौन से अनुच्छेद हो जाएंगे वो भी अपन देख लेते हैं। पहले अपन देख लेते हैं भारतीयों के लिए कौन से अनुच्छेद हो जाएंगे। तो 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 है ना, ये केवल भारतीयों के लिए है साथियों। लेकिन विदेशियों के लिए भी अपने कानून है। कौन से अनुच्छेद है वो अपन देख लेते हैं। 14, 20, 21, 21A, 23, 24, 25 और 28, ये सारे के सारे अपने विदेशों के कानून है साथियों। यानी कि ये विदेशी जो भी अपने आते हैं ना, उनके लिए मौलिक अधिकार है साथियों। और अपने केवल भारतीय के लिए ये अपने 5 अपने मौलिक अधिकार है साथियों। और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। अब मैं आपको बताऊंगा इस स्लाइड से आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं साथियों। बड़े शानदार तरीके से समझा रहा हूँ, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए साथियों। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार का सुरक्षा कवर कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 13 हो जाएगा साथियों। भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? अनुच्छेद 32 को कहते हैं और मौलिक अधिकार को कहते हैं साथियों। और मौलिक अधिकार में केवल भारतीयों के लिए कौन से अनुच्छेद हो जाएंगे? तो 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल भारतीयों के लिए हो जाएंगे। और मौलिक अधिकार में विदेशियों के लिए कौन से अनुच्छेद हो जाएंगे? तो 14, 20, 21, 21A, 23, 24, 25 और 28, ये सारे के सारे विदेशियों के लिए हो जाते हैं साथियों। और आपके ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा साथियों। अब अपन देख लेते हैं मूल अधिकार। पहले कितने थे? 7 थे साथियों, और अभी वर्तमान में कितने हैं? 6 हो जाएंगे। अब ये 7 कौन से थे? अभी कौन सा हटाया है वो अपन देख लेते हैं। पहले अपने थे समानता का अधिकार था साथियों, जो अपने 14 से लगा के 18 तक मिलता है। फिर था अपने स्वतंत्रता का अधिकार था, जो 19 से लगा के 22 तक मिलता है। फिर होता है
शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलता है, जो 23 और 24 में मिलता है। फिर था आपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से लगा के 28 तक मिलता है। और फिर मिलता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो अपने 29 और 30 में मिलता है। फिर था अपने संपत्ति का अधिकार था, जो अपने अनुच्छेद 21 में मिलता है। और आखिर में हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में मिलता है साथियों। यानी कि ये 7 अपने है ना, ये अपने पहले थे, लेकिन अभी वर्तमान में ये मात्र ये 6 ही बच गए साथियों। अब ये 6 कौन से है वो अपन देख लेते हैं। पहला हो जाएगा समानता का अधिकार हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, चौथा हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार हो जाएगा, और आखिर में छठा हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार हो जाएगा। अभी ये वर्तमान में 6 स्थापित है साथियों, लेकिन अभी वर्तमान में यानी कि किसको हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। समाज और संविधान संशोधन 1978, ये यहाँ पे थोड़ा सा 78 कर देना, कितना का था 78, 78 आप कर देना साथियों, ठीक है ना। इसके तहत वगैरह 31 और 19F इन दोनों में था, यहाँ से ये हटा दिया गया है और भाग 12 में जोड़ा दिया गया है, और ये भाग 12 में 300A में जोड़ दिया गया है, जो वर्तमान में कानून का अधिकार हो गया है साथियों, ठीक है ना। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक गलती हुई है, देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया 1944, यहाँ पे आपको लिखना है 1978 लिखना है साथियों। और यहाँ पे अनुच्छेद 31 है, 31 तो बिल्कुल सही है, और साथ में लिख लेना 19F आप जरूर से ज़रूर लिख लेना साथियों, क्योंकि यहाँ से अगर कुछ गलती होती है जो मैं आपको सब कुछ वो सही करवा रहा हूँ साथियों, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं अनुच्छेद, अपन देख लेते हैं अच्छी तरह से समझेंगे साथियों। अब देखते हैं अनुच्छेद 12, इसमें क्या दिया गया है, राज्यों की भाषा दी गई, यानी कि राज्य की परिभाषा आपको दी गई है साथियों। अब देखते हैं अनुच्छेद 13, जिसे क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार का कवर कहते हैं, यानी सुरक्षा कवर कहते हैं, ढाल कहते हैं। किसे कहते हैं, अनुच्छेद 13 को कहते हैं। आगे इसमें क्या है वो अपन देख लेते हैं। इसमें कहा गया राज्य का ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकार का हनन करता हो। यदि राज्य ऐसा कानून बनाए तो न्यायालय के द्वारा उसी समीक्षा करके उसे रद्द भी किया जा सकता है। इस कारण से क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार का कवर कहते हैं। अब यहाँ पर सीधा सीधा यह लिखा गया, कोई भी राज्य हो जाए, यदि कोई ऐसा कानून बना दिया जाए, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तब न्यायालय के द्वारा उसकी समीक्षा की जा सकती है और उनको रद्द भी किया जा सकता है। यानी कि आप समझ सकते हो ये क्या हो जाएगा, ये अपने और सुरक्षा कवर हो जाएगा। किसका हो जाएगा, मौलिक अधिकार का हो जाएगा। इस कारण आपसे सीधे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार का कवर किसे कहते हैं, तो अनुच्छेद 13 कहते हैं साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं आपके कौन से अपने वर्ग हो जाएंगे, मौलिक अधिकार हो जाएंगे, जो मैं आपको एक एक करके आराम से बड़े डिटेल के साथ वगैरह समझा दूंगा साथियों। पहला हो जाएगा समानता का अधिकार हो जाएगा, जो अपने 14 से 18 तक हो जाता है। दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार होता है, जो 19 से लगा के 22 तक होता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, ये मेरे को स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति है, और मुझे ये किसने दिया है, ये समानता के अधिकार ने दिया है साथियों। तीसरा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, जो अपने 23 और 24 में मिलता है। फिर हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, जो अपने 25 से लगा के 28 तक मिलता है। सारा कुछ मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। फिर होता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार हो जाएगा, जो 29 और 30 में मिलता है। और आखिर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है जो मैं आपको सब कुछ आपको बता दूंगा। जो ये अनुच्छेद 32 है ना, इसे अपने भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था, हृदय कहा था। आखिर इसमें क्या है सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है ना। अब अपन एक एक करके सारे देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं समानता का अधिकार, अपन देख लेते हैं, जो अनुच्छेद 14 से लगा के 18 तक मिलता है। अब क्या है समानता का अधिकार, वो अपन देख लेते हैं। पहले देखते हैं अनुच्छेद 14 में क्या क्या लिखा गया है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें लिखा गया भारत के सभी नागरिक को विधि के समान सभी को समानता तथा
सभी को विधि के का समान का शासन है साथियों। यानी कि यहाँ पे लिखा गया है, जितने भी आपके भारत के नागरिक हैं ना, उनको सभी को समानता का अधिकार है। किसी भी प्रकार का कोई वर्ग ऊंच नीच या भेदभाव नहीं किया जाएगा और कानून की नज़र में ये सारे के सारे समान की संरक्षण में आते हैं। चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप मिडिल कैटेगरी से हो, आपको किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा कौन सा कहता है? ये कहता है अनुच्छेद 14 कहता है। यानी मान लिया जाए यदि आप गरीब हो, सारे के सारे गरीब है, लेकिन कुछ लोग अमीर होते हैं और वह उनके पैसों के दम पे वगैरह कानून को खरीद लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया? पैसों के दम पर कोई भी अपने वगैरह कानून को खरीद नहीं सकते और कानून की नज़र में अमीर और गरीब दोनों के दोनों एक समान है साथियों। ऐसा कौन सा कहता है अनुच्छेद? अनुच्छेद 14 कहता है। आई होप आपको यह अनुच्छेद 14 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 15। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अपने नागरिकता की समानता से संबंधित हो जाए, यानी कि सभी नागरिक हैं उनको समानता की नज़र में देखा जाएगा साथियों। लेकिन कुछ में विशेष अपनी बातें हैं जो अपन वगैरह समझ लेते हैं साथियों। जैसे अनुच्छेद 15(1) में लिखा गया है, सभी नागरिक समान है तथा सार्वजनिक उपयोगी की सभी वस्तु के लिए समान रूप से खुली है साथियों। यानी कि 15(a) में लिखा गया है, सार्वजनिक जितनी भी आपकी वस्तु है ना, गवर्नमेंट कर्मचारी की जितनी भी आपकी वस्तु है ना, वो सारे के लिए समान है। किसी पर कोई भी अधिकार नहीं है, सारों का समान अधिकार है। सारे टैक्स चुकाते हैं, सारे घर उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पार्क हो गए, सारे जाते हैं। ग्राउंड हो जाए, सारे जाते हैं। गवर्नमेंट हमें स्कूल हो गई, सारे जाते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसा अनुच्छेद कौन कहता है? कि 15(a) कहता है। ठीक है ना, पूछा जाता है। अब देख लेते हैं 15(2). इसमें क्या लिखा गया? जाति, धर्म, वंश, लिंग और जन्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप छोटे हो बड़े हो, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, आप इस धर्म से उस धर्म से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नस्ल, आपकी नस्ल ये है वो है, उसके आधार पर नहीं किया जाएगा। लिंग, स्त्री और पुरुष के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जन्म के स्थान पर कभी भी नहीं किया जाएगा। यदि कोई वेस्ट में पैदा हुआ है या साउथ में पैदा हुआ है, कोई भी उसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत में सारों के लिए समान अधिकार है और यह कहता है अनुच्छेद 15(2) कहता है कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि भेदभाव किया जाता है तो 15(2) के तहत आप अगर न्यायालय में चले जा सकते हो। ऐसा कौन सा कहता है? अनुच्छेद 15(2) कहता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके कुछ ऐसे अधिकार है जो आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देख लेते हैं 15(3) देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। परंतु ध्यान रखना, यहाँ पे शब्द आया परंतु महिलाओं के कल्याण के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण और अन्य विशेष अधिकार का दर्जा दिया गया है साथियों। यानी कि आप सभी लोग पढ़ते हो, महिलाओं को 50% आरक्षण है, जो किसके तहत दिया गया था? इसके कारण दिया गया कि महिलाओं का कल्याण होना चाहिए। इसके तहत सरकारी नौकरी में और अन्य अपनी को जितनी भी योजना है उसमें वगैरह ये बेनिफिट देता है। और ये कौन कहता है? अनुच्छेद 15(3) कहता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है ना। और इसी के आधार पर आप समझ सकते हो कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण इसके तहत दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि महिलाओं का कल्याण हो, और वास्तव में कल्याण होना भी चाहिए। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 15(4). इसमें क्या है? इसमें देख लेते हैं। इसमें SC, ST और OBC के कल्याण के लिए विशेष अधिकार दिए गए। यानी कि ये अपने समुदाय है ना, इनके कल्याण के लिए अपने अधिकार दिए गए। जिस प्रकार अपने महिलाओं के कल्याण के लिए 15(3) में अधिकार दिए गए, उसी प्रकार अपने 15(4) में SC, ST और OBC के कल्याण के लिए विशेष अधिकार दिए गए साथियों। ठीक है ना, डाउट नहीं रहना चाहिए। अब अपन देख लेते हैं 15(5) देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया? इसमें SC, ST और OBC शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रावधान दिए गए। यानी कि जितनी भी अपने शिक्षा के प्रावधान है उसमें अपने विशेष अधिकार दिए गए साथियों। और ये हो गया आपका 15 अनुच्छेद हो गया, जो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। नागरिकता से संबंधित हो जाता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ तक आपको डाउट में नहीं रखना। कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है ये आपको समझना ही पड़ेगा साथियों। कभी कभार आपसे पूछा भी जाता है साथियों। ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि समानता का अधिकार
कहाँ से लगा के कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 14 से लगा के 18 तक मिलता है। और कौन सा मौलिक अधिकार का शोषा कवर हो जाएगा, तो अनुच्छेद अपने 13 हो जाएगा। लेकिन समानता का अधिकार में नागरिकता समानता कहाँ पे दी गई है, तो अनुच्छेद 15 में दी गई है, जो आप ये सारी कुछ अगर अच्छी तरह से देख सकते हो साथियों। ठीक है ना। अब चल लेते हैं आगे। ये रहा अनुच्छेद 15, आप देख सकते हो कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। किसके आधार पर, ये रहा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सारी कुछ प्रक्रिया आप अच्छी तरह से देख सकते हो। जो मैंने आपको समझाया वही है आपके लिए। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 16, सरकारी नौकरी एवं लोक सेवा में समानता। जहाँ से आप बार बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे लोगों के डाउट होते हैं सर आरक्षण आरक्षण, जो यहीं पे मिलता है अनुच्छेद 16 में मिलता है। अभी क्या कहते हैं वो अपन देख लेते हैं। अनुच्छेद 16 में लिखा है सरकारी नौकरी और लोक सेवा में समानता। पहला ये पूछा था सरकारी में नौकरी होगी उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और लोक सेवा में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो अनुच्छेद 16 कहता है। लेकिन इसके कुछ और सब टाइटल है, वो भी अपन देख लेते हैं। पहला देखता है 16A। 16A में लिखा गया है सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी के लिए समान अधिकार है और किसी भी प्रकार का कोई और भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी के लिए अवसर बिल्कुल पद के लिए योग है साथियों। ऐसा कौन सा कहता है, अनुच्छेद 16A कहता है। यानी कि सरकारी नौकरी सभी के लिए है, सभी के लिए समान है और सभी को अवसर दिया जाएगा, ऐसा कहता है अनुच्छेद 16A कहता है साथियों। लेकिन 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 अनुच्छेद 16(2) क्या कहता है, जाति, धर्म, वंश, लिंग, नस्ल और जन्म के स्थान पर के आधार पर यानी सरकारी नौकरी में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपका अभी तक कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, आरक्षण के रूप में किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं हुई है। ऐसा कौन सा कहता है, 16A कहता है और 16(2) कहता है साथियों। जाति, धर्म, वंश, लिंग और नस्ल के आधार पर कोई भी अपना भेदभाव नहीं किया जाए, यानी कि सरकारी नौकरी में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। परंतु 16(3) में राज्य मूल निवासी के आधार पर सरकारी नौकरी में भेदभाव किया जा सकता है। यहाँ पे शब्द हो यूज हुआ है, भेदभाव किया जा सकता है। कौन से स्थान पर, राज्य के मूल निवासी के आधार पर किया जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा ये मूल निवासी आधार क्या हो जाएगा। जैसे मैं अभी राजस्थान से हूँ, आप अभी अगर कहीं से देख, यूपी से देख रहे हो, कहीं बिहार से देख रहे हो और कहीं और से देख रहे हो। यदि कोई राजस्थान में कोई जॉब की भर्ती आती है, क्या यूपी वाले लोग अगर भर सकते हैं, नहीं भर सकते, क्योंकि सरकार के पास ये अधिकार है कि यूपी वाले लोगों को भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, इसमें भेदभाव किया जा सकता है। वैसे अपने बिहार में कोई अगर जॉब आ जाए और हम राजस्थान वाले लोग अगर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसका निर्णय कौन करता है, ये राज्य सरकार करती है साथियों। यानी कि मूल निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। और यही प्रक्रिया है कि जो भी अपने राज्य में जितनी भी सरकारी नौकरी आती हैं उनको अपने राज्य सरकार के आधार पर यह कहा जाता है कि अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, इसका निर्णय वही करते हैं। और ये कहाँ पे लिखा गया है, 16(3) में लिखा गया है साथियों। ठीक है ना, समझ गए आपका क्या आपसे पूछा जा रहा है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा डीपली है लेकिन आपको ज्ञान और अधिकार आपको सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब देख लेते हैं 16(4), मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें होता है 16(4) में SC, ST, OBC को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा साथियों। क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। जो कहाँ पे लिखा गया है, 16(4) में दिया गया। आप सभी लोगों को पता है SC को आरक्षण है, ST को आरक्षण है, OBC को आरक्षण है और EWC को आरक्षण है साथियों। और ये कहाँ पे लिखा गया है, 16(4) में लिखा गया है साथियों। कहाँ पे लिखा गया है, 16(4) में लिखा गया है साथियों। लेकिन नोट, इंदिरा सान्याल केस होता है 1993 में होता है, उसके तहत ये कहा गया है कि आरक्षण को अधिक तक सीमा होनी चाहिए, 50% तक होनी चाहिए। यानी कि आरक्षण आप दीजिए, कोई भी हमें कोई मसला नहीं है, उसका दायरा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए,
ऐसा एक केस हुआ था 1993 में हुआ था, जो इंदिरा सान्याल ने किया था साथियों। ठीक है ना, ये भी आपसे कभी कभार पूछा जाता है। आरक्षण की बात कहाँ पे की गई? 16(4) में की गई साथियों। अब अपन देख लेते हैं 16(4)(1) में क्या क्या लिखा गया है साथियों, इनको क्या क्या आरक्षण दिया गया है। ठीक है ना, वो अपन देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं 16.4.1 में क्या क्या लिखा गया है। SC ST को सरकारी नौकरी में पदोन्नति के लिए आरक्षण दिया गया है। यानी कि कोई भी अपना SC हो गया या ST हो गया, इनको यदि कोई सरकारी जॉब मिल गई, फिर उनको प्रमोशन के लिए आरक्षण दिया जाएगा साथियों। ठीक है ना, ये भी इनका अधिकार है। दूसरा कहता है SC ST को सरकारी नौकरी में बैंक लोन का अधिकार दिया गया है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि कोई बच्चा है, यदि कोई अगर SC ST का कोई लोग है, यदि वो सरकारी नौकरी में है और यदि बैंक से वह लोन लेना चाह रहा है, 10 लाख का लोन लेना चाह रहा है, तो वो भी उनको आरक्षण है साथियों, और उनको कम ब्याज पर दिया जा सकता है। ऐसा कौन सा कहता है? 16.4.2 अनुच्छेद कहता है साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है। अब देख लेते हैं 16.4.3, ये अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान मिलते हैं साथियों। अल्पसंख्यकों से कौन से हो जाएंगे? हिंदू के अलावा जो भी आपके 5 अपने अगर धर्म है, उनको अल्पसंख्यक कहते हैं साथियों, जो मैं आपको आगे बता दूंगा साथियों। ठीक है ना, आगे आपका टॉपिक आने वाला है। अब यहाँ तक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है, 16 में क्या दिया गया? सरकारी नौकरी के बारे में सब कुछ आपको बता दिया गया है, जो आपके लिए फायदेमंद रहने हैं। जो आपके आरक्षण कहाँ पे मिलता है? 16(4) में मिलता है साथियों। और अपने SC ST को सरकारी नौकरी में भी आरक्षण है, पदोन्नति के लिए आरक्षण है, बैंक लोन के लिए आरक्षण है, और अल्पसंख्यक के लिए भी आरक्षण, ये सब कुछ अगर मिलता है, जो यहाँ पे ये प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारा कुछ मैंने आपको अच्छे भाई और बड़े डिटेल भाई समझा दिया है साथियों। आगे चल लेते हैं। ये रहा अपना अनुच्छेद 16, जो मैंने डिटेल भाई आपको बताया, और ये रहा कुछ अगर कैटेगरी। इसके आधार पर सरकारी नौकरी में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ अगर सब टाइटल के आधार पर किया जाता है, क्योंकि ये सारे कुछ कल्याण के आधार पर रूप में किया जाता है, और कल्याण बहुत ही ज़्यादा जरूरी। SC और ST को, और महिलाओं को, और OBC को, और EWC को कल्याण के लिए आरक्षण देना चाहिए। ये अगर अनुच्छेद 16 कहते हैं साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं 16(17) कहाँ गया? 16 ये रहा। अच्छा, ये रहा 17, क्योंकि मैंने वो पेज थोड़ा ऊपर नीचे कर लिया। पहले अपन देख लेते हैं 17 देख लेते हैं साथियों। ठीक है ना, आप भी ऊपर पेज ऊपर नीचे कर लेना, क्योंकि ये अभी ऊपर नीचे हो गया। अब ना हो जाएगा, 16 हो गया, अब चल रहा है 17। 17 में दिया गया छुआछूत। छुआछूत किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। ऐसा कौन सा कहता है अनुच्छेद? कहता है 17 कहता है साथियों। इनका कुंड वर अलग से वर अधिनियम बनाया गया 1955 और 1985, इसके तहत ये मिलता है साथियों। अब ये सर, ये छुआछूत क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ साथियों। जैसे कोई वर निम्न अपने वर कैटेगरी का है, जैसे SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, ऐसी अपनी जो जातियाँ हैं ना, उनको छुआछूत की नज़र में देखा जाता है। नस्ल के आधार पर देखा जाता है, और अपने मूल स्थान के आधार पर देखा जाता है साथियों। और वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और उसी को कहते हैं छुआछूत अधिकार कहते हैं। यदि आप ऐसा करते हो ना, तब आपके लिए कानून अपने सजा दे देगा साथियों। जैसे आप गौरव, कुछ वर्गों के लोगों के लिए जन्म व जातियों के आधार पर छुआछूत होता है साथियों, और वह नहीं होना चाहिए। जैसे समाज के आधार पर किया जाता है, धर्म के आधार पर किया जाता है, सार्वजनिक स्थानों के आधार पर किया जाता है, निजी होटल के आधार पर किया जाता है, और राज्य के अतिरिक्त स्थान पर ये किया जाता है। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। यदि आप भेदभाव करते हो तो आप दंडनीय अपराध के रूप में आ जाते हो साथियों। और ऐसा अधिनियम कौन सा कहता है? ऐसा कहता है 1955 अधिनियम कहता है, और 1985 अधिनियम कहता है साथियों। जो अपने 17 किससे संबंधित हो जाएगा? छुआछूत से संबंधित हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, ये हो गया आपका 17 अनुच्छेद हो गया, जो आपके लिए पूछा जाता है। अब अपन पीछे चलते हैं, और यहाँ पे लिखा गया 18वां अनुच्छेद लिखा गया, क्योंकि थोड़ा पेज अपन ऊपर नीचे हो गया। अब देखते हैं 18वां अनुच्छेद, और इसमें उपाधियों का प्रतिबंध किया गया है साथियों। अब उपाधि कौन सी हो जाएगी, जो मैं आपको बता
देता हूँ साथियों। जैसे हो जाएगी अपने महाराजा, पहले क्या राजा बड़ी बड़ी अगर उपाधियाँ रखते थे, जैसे मेरे को याद आ रहा है प्रतिहार का एक राजा था जिसने परम भट्ट महाधीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी उपाधि धारण की थी और उनका उपाधियों का अंत कर देते हैं। जैसे हो जाएगी महाराजा, हो जाएगी राय बहादुर, हो जाएगी राजा साहब, हो जाएगी ऐसी ऐसी उपाधि थी ना, इनका ये खत्म कर देता है। कौन करता है? ये अनुच्छेद 18 करता है। उपाधियों का प्रतिबंध कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 से पहले जितने भी उपाधि है वो अपने अमान्य मानी जाएगी साथियों। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा सेना और शिक्षा के अतिरिक्त जितने भी आपकी हैं ना, वो सारी वगैरह रद्द की जाएगी और शिक्षा और सेना के आधार पर जो भी आपकी उपाधि दी जाएगी वह सर्व मान्य होगी साथियों। जैसे अपने वगैरह जो भी अपने शिक्षा के आधार पर दी जाती है, जैसे डॉक्टर की उपाधि हो गई, और शिक्षा में सेना में आपको पता है कर्नल की उपाधि होगी, इस प्रकार की उपाधि मान्य होती है। उसके अलावा महाराजा, राय बहादुर, राजा साहब ऐसी उपाधि किसी भी प्रकार की कोई बाध्य नहीं होगी साथियों। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास योग्यता है, टैलेंट है, तब आप सेना में चला जाओ, तब आपको अगर उपाधि मिल जाएगी। शिक्षा में चले जाओ तब आपको उपाधि मिल जाएगी, कोई भी रोक टोक नहीं सकता है साथियों। लेकिन आप महाराज, धीराज ऐसे वगैरह उपाधि करोगे कोई भी नहीं मानेगा साथियों। यदि आप विदेशी हो, यदि आप भारत के निवासी हो, तब आपको खुद के लिए पर्सनल आपकी अगर उपाधि धारण कर ली है तो ये मंजूरी कौन देता है? ये राष्ट्रपति दे देता है। यदि आप विदेशी हो तब आपको विदेशी को लिए कौन सी उपाधि धारण करेगा या नहीं करेगा, इसका निर्णय कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है साथियों। यदि आपको भारत के हो, राज्य के हो, और यदि आपको उपाधि चाहिए अलग से पर्सनल चाहिए ना, तब आपके लिए राष्ट्रपति के पास मंजूरी देना अनिवार्य हो जाएगा। इस प्रकार से ये होता है साथियों। ठीक है ना। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म श्री हो गया, ये क्या हो जाएगी? ये सारी सारी उपाधियां नहीं है साथियों। ये अपने पुरस्कार हो जाएंगे, सम्मानित अपने पुरस्कार हो जाएंगे जो अपने 1954 में ये प्रारंभ किए गए थे साथियों। ठीक है ना। ऐसा आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना। 18 अपने किससे संबंधित हो जाएगा? उपाधियों के अंश से संबंधित हो जाएगा और अपने सेना और शिक्षा में सारी की सारी उपाधि मान्य है। उसके अलावा 26 जनवरी 1950 के पूर्व जितने भी आपकी उपाधि थी, महाराज, धीराज, राय बहादुर, राजा साहब, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी उपाधि थी ना, वो उनको वर्जित कर दिया गया, उनको बंद कर दिया गया है साथियों। ठीक है ना। डाउट नहीं रहना चाहिए। ये हो गया आपका अनुच्छेद 18 हो गया, पूछा जाता है। और ये हो गया अपने अनुच्छेद 17 हो गया, ये भी आपका पूछा जाता है। 18 हो गया। अब देख लेते हैं 19 में क्या आ जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार आ जाएगा। इससे पहले मैंने आपको समानता का अधिकार सब कुछ आपको बता दिया, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, सब कुछ आपको बता दिया है साथियों। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब अपन देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट स्वतंत्रता का अधिकार। अपन देख लेते हैं किस प्रकार की आपको स्वतंत्रता है। क्या कुछ अगर आप बोल सकते हो, जा सकते हो, भ्रमण कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्या क्या अधिकार है, और आपको जानकारी होनी भी चाहिए साथियों। ठीक है ना। पूछा जाता है। अब देख लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार जो अपने 19 से लगा के 22 तक अपने मिलता है। कहाँ पे मिलता है? अनुच्छेद 19 से लगा के 22 तक मिलता है। सब कुछ वगैरह देखने वाले हैं। पहले देखते हैं अनुच्छेद 19 में। 19 में पहले आपको स्वतंत्रता कितनी थी? 7 थी साथियों। पहले कितनी थी? 7 थी। लेकिन वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यानी कि एक को हटा दिया गया है, जो मैं आपको बता ही दूंगा साथियों। ठीक है ना। अब 6 कौन सी है, 7 कौन सी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले अपन देख लेते हैं 19A। 19A में क्या हो जाएगा? वाक की स्वतंत्रता हो जाएगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगी, बोलने की स्वतंत्रता हो जाएगी, भाषण की स्वतंत्रता हो जाएगी। कौन देता है? 19A देता है साथियों। यदि आप अगर राष्ट्रपति के सामने बोल रहे हो, अपने अगर विचार व्यक्त कर रहे हो, यदि आप भाषण दे रहे हो, अभिव्यक्ति कर रहे हो, यूट्यूब में बोल रहे हो, शिक्षण संस्थानों में बोल रहे हो, ये आपको अधिकार है। कौन देता है? 19A देता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के आधार पर आप समझ सकते हो, मीडिया हो गया, सिनेमा हो गया, प्रेस कॉम्पिटिशन हो गया, यहाँ पे इनको ये अधिकार कौन सा देता है? 19A ही देता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा ही पूछा जाता है, प्रेस, मीडिया, सिनेमा हॉल में स्वतंत्रता का उन्मूलन किया गया, कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो 19A में किया गया, क्योंकि उनको बोलने का अधिकार है। कौन देता है? स्वतंत्रता का अधिकार देता है
19A देता है और ये आपका पूछा जाता है। आप भी अगर बोल सकते हो, अच्छी तरह से बोलना, ऐसे नहीं अगर कुछ अगर बोलने जा रहे हो साथियों, ठीक है। अभिव्यक्ति की आपको स्वतंत्रता है, यानी कि अभिव्यक्ति यानी बोलने का अधिकार है साथियों। ऐसा कौन सा कहता है? 19A कहता है। अब देख लेते हैं 19(2), इसमें क्या लिखा है? शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन कर सकता है, धरना कर सकता है, प्रदर्शन ये आप कर सकते हो। यानी कि आपके पास कोई भी हथियार नहीं होना चाहिए, उसके आधार पर आप सम्मेलन कर सकते हो, धरना प्रदर्शन कर सकते हो, प्रदर्शन भी आप कर सकते हो। यदि आपका कोई हक होकर मार दिया जाए, उनके आपके सामने वो धरना कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, प्रदर्शन भी आप कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन आपके हाथ में कोई हथियार नहीं होना चाहिए। यदि हथियार हो गया तो वो हिंसा हो जाएगा, फिर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है? 19(2) कहता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं 19(3), इसमें क्या लिखा है? शांतिपूर्ण बिना हथियार के संघ बना सकते हो, दल बना सकते हो, गठन कर सकते हो, सहकारी समिति भी आप अगर बना सकते हो। किसके तहत? अपने 19(3) के तहत। यानी कि आप अगर संघ बना सकते हो, गठन भी कर सकते हो, सरकारी समिति की जितनी भी आपकी उनकी गठन कर सकते हो। जैसे आप अगर देख सकते हो अभी वर्तमान में जितने भी आपके संगठन है ना, जो अपने शांतिपूर्ण बिना हथियार के ये सारे कुछ वो चल रहे हैं, जो कौन से अधिकार के तहत ये चलते हैं? 19(3) के अधिकार के तहत ये चलते हैं साथियों, ठीक है ना। 2 आपको समझ में आ गया, 3 आपको समझ में आ गया, 1 तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, जो मैं भी बड़ा यूज कर रहा हूँ। अब देख लेते हैं 19(4), इसमें क्या लिखा गया है? कि सभी नागरिक पूरे देश में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं साथियों। यानी कि मैंने आपको बताया था कि आपको अगर पूरे भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है साथियों। ऐसा कौन सा कहता है? 19(4) कहता है। आपका यदि मन है तो आप गोवा चले जा सकते हो, आपका यदि मन है तो कन्याकुमारी आप भी जा सकते हो। यदि आपका मन होना चाहिए और आपके पास में पैसे होने चाहिए, ऐसे आपको कोई भी नहीं जाने देगा साथियों। यदि आपका विचार है कि मैं आप गोवा चला जाऊँ, नैनीताल चला जाऊँ, सिक्किम चला जाऊँ या कन्याकुमारी चला जाऊँ, यहाँ पे जाने का मन है तो आपको भ्रमण का अधिकार है साथियों। ऐसा कौन सा कहता है? 19(4) कहता है, ठीक है ना। पूरी तरह से आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। अब देख लेते हैं 19(5), इसमें क्या है? आप सभी नागरिकों को पूरे देश में कहीं भी स्थायी निवास का अधिकार है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। कहाँ पे? स्थायी निवास का अधिकार। यदि आप घूमने के लिए चले गए, जम्मू कश्मीर में चले गए, यदि आप कन्याकुमारी में चले गए, वहाँ पे आपको घर बनाने का अधिकार है। आपको कौन देता अधिकार देता है? यह देता है 19(5), ये देता है, अधिकार देता है कि आप वहाँ पे आप घर बना सकते हो, वहाँ पे स्थायी निवास कर सकते हो। यदि आप चाहो तो मेरे आप घर के पास में भी अपना आपको ज़मीन लेके वहाँ पे निवास कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या है? अधिकार है साथियों। ऐसा कौन सा देता है? 19(5) देता है, ठीक है ना। डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देख लेते हैं 19(6), अब ये वर्तमान में क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। पहले यहाँ पे क्या था? संपत्ति का अधिकार था साथियों, और यही अपने हटा दिया गया है। कौन सा हो जाएगा? 19(6) हो जाएगा या 19(F) हो जाएगा साथियों। यही था अपने संपत्ति का अधिकार था, जो इनको हटा दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा गया था कि आपको संपत्ति मिलेगी ही तो मिलेगी साथियों, ये आपका हक है। लेकिन अभी ये संपत्ति के अधिकार क्या बन गया? कानून का अधिकार बन गया, और कानून ही आपको निर्णय करेगा कि आपको संपत्ति मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है ना। अब देख लेते हैं 19(7), देख लेते हैं। इसमें क्या है? इसमें आप कहीं भी पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सकते हो और रोजगार आप कर सकते हो साथियों। और ऐसी स्वतंत्रता कौन सा देता है? यह अपने देता है 19(7) देता है साथियों। आपको ये सारी की सारी आपको जानकारी होनी चाहिए, यानी कि आपको सारी प्रकार की अगर जानकारी होनी चाहिए। अब अपन देख लेते हैं, सबसे पहले आपको बोलने का अधिकार है। जब आप बोलोगे तब आप क्या करोगे? सम्मेलन करोगे, प्रदर्शन करोगे, प्रदर्शन करने के बाद आप क्या करोगे? गठन हो जाओगे, और गठन होने के बाद आप अगर घूमने के लिए चले जाओगे, जब आप घूमने के लिए चले जाओगे तब आपको कोई ज़मीन अगर पसंद आ जाएगी, वहाँ पे स्थायी निवास आप कर सकते हो, और वहाँ पे स्थायी निवास करोगे तब आपको पैसे कमाने के लिए और रोज़गार की आवश्यकता हो सकती है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे आप अभिभाषण कर सकते हो, यानी कि आप बोल सकते हो, फिर वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर सकते हो, फिर वहाँ पे संगठन बना सकते हो, फिर संगठन होने के बाद में फिर आप घूमने के लिए चले जा सकते हो, और वहाँ पे कोई ज़मीन जायदाद कोई पसंद आ गई और वहाँ पे वह आप स्थायी निवास बना सकते हो, और वहाँ पे स्थायी निवास होने के बाद आप वहाँ पे व्यापार कर सकते हो और
रोजगार आप कर भी सकते हो। ऐसे आप अगर याद कर सकते हो और ये वाले आपके ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बताया और बटे डिटेल वाई मैंने आपको बताया, और ऐसा आपको कंटेंट यूट्यूब में कोई भी नहीं बताएगा साथियों। आगे चलते हैं। ये पड़े आपके सामने अनुच्छेद 19, जिसमें आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती हैं। ये पड़ी सारी की सारी आप अच्छी तरह से देख सकते हो साथियों। ये रहा देख, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है साथियों। पूछा जाता है, आप कुछ भी कर सकते हो, बोल भी सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो, लेकिन आपके पास हथियार नहीं होना चाहिए। आप अगर शिक्षण संस्थान भी बना सकते हो, कहीं भी निवास कर सकते हो, घूम भी सकते हो, व्यापार कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन लिमिट दायरे में आप कर सकते हो। अब देख लेते हैं, निम्नलिखित परिस्थिति में आपसे ये जो अधिकार है छीना भी जा सकता है। ध्यान रखना, ये अस्थायी है, ना कि स्थायी है। अब कौन से उस समय हो गए वो अपन देख लेते हैं। जैसे भारत देश में या राज्य में आपातकाल लागू हो जाए, उस समय वह यह आपके अधिकार को छीने जा सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 ये आपसे कभी भी कोई भी वह नहीं छीन सकता, क्योंकि ये आपके अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता। चाहे राज्य सरकार हो जाए, केंद्र सरकार हो जाए, या सुप्रीम कोर्ट हो जाए, या कोई भी हो जाए, कोई भी माँ का लाल हो जाए, आपको अनुच्छेद 20 और 21 नहीं छीन सकता। उसके अलावा आपातकाल है ना, वो सारे के सारे अनुच्छेद आपसे छीन सकता है। दूसरी परिस्थिति, यदि आप सेना में हो, अर्धसैनिक हो, पुलिस कर्मचारी हो, तब से आपसे ये छीना भी जा सकता है, क्योंकि ये कुछ वगैरह कैटेगरिया होता है साथियों। अब देखते हैं, न्यायिक अवमानित समानता, यानी कि आपका न्याय का सम्मान नहीं करते हो, उसके आधार पर आपसे छीना भी जा सकता है। यदि देश की एकता और अखंडता पे बिल्कुल अगर सम्मान हो रहा है, यानी कि सम्मान नहीं हो रहा है, आप कुछ गलत अगर भाषण करें, जिससे क्या होता है, बिल्कुल दंगे मच जाते हैं। ऐसे आपके लिए यह एकता और अखंडता को विरुद्ध में आपके लिए यह अधिकार छीना जा सकता है साथियों। यानी कि आपको बोलना है और बिल्कुल सही तरीके से बोलना है, अपनी बात सही तरीके से करवानी, उससे क्या परिणाम होगा वो भी आपको सोचना पड़ेगा। यदि आपके बोलने के कारण यदि देश में अखंडता अगर फैल जाती है, यानी कि अखंडता अगर टूट जाती है, तब आपका ये दोषी हो जाओगे और उसके तहत आपको सीधा जेल में डाल दिया जाता है। और कानून और उसकी व्यवस्था के आधार पर यदि आपका बोलना, यदि स्वतंत्रता आपकी बीच में छीनी जा सकती है। और ये 5 प्रकार है ना, ये आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है साथियों, क्योंकि इसी के आधार पर आपकी स्वतंत्रता छीनी भी जा सकती है। आपातकाल हो गया, सेना के, यदि आप सेना से संबंधित तब हो गया, न्याय के संबंधित में हो जाएगा, देश में यदि अखंडता में बिगड़ रही उसके आधार पर हो जाए, कानून की व्यवस्था में यदि खराबी हो रही उसके आधार पर आपसे ये सारा कुछ वर छीन सकते हैं साथियों। ठीक है ना, पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 20, अपन देख लेते हैं। 19 तो पूरा हो गया, अब अपन देख लेते हैं अनुच्छेद 20, जो आपकी आपातकाल है ना, उसी के समय आपको नहीं लिया जा सकता, नहीं आपसे छीना जा सकता है। अब कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा अपराधी की दोष सिद्धि से संबंधित हो जाएगा साथियों। यानी कि अपराध है ना, उसके दोष के सिद्धांत पर के आधार पर हो जाएगा साथियों। यदि मान लीजिए, यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर लिया गया, उसके कौन से अधिकार हो जाएंगे, यानी कि ये व्यक्ति है और उसने कुछ अधिकार कर लिया, यानी कोई अपराध अगर कर लिया, और उसी के आधार उनको कौन सा अपने अधिकार दिया जाएगा, यह उससे संबंधित हो जाएगा साथियों। यदि कोई ये चोर है, इसने वो चोरी कर दी साथियों, और इसके कौन से अधिकार हो जाएंगे वो अपन देख लेते हैं। पहला अधिकार प्रचलित कानून के अनुसार होना चाहिए। अब ये क्या मतलब होता है, इनका मतलब ये होता है, यदि मान लिया जाए इसने सन 2003 में कुछ को चोरी कर दी गई है और उस समय इनको अगर जेल में डाल दिया गया, लेकिन सन 2003 में चोरी की सज़ा होती थी, मात्र 2 साल की सज़ा थी साथियों। लेकिन इनका तो निर्णय आया था 2024 में आ गया, तब यह परिवर्तन हो गया और इनकी सज़ा 4 साल हो जाएगी साथियों। क्या हो जाएगी, 4 साल हो जाएगी। यह कब आया था निर्णय, 2024 में आया, लेकिन जज अपने 2003 के आधार पर यह निर्णय लेगा कि इनको 2 साल की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि इसने 2003 में उगर जुर्म किया था, चोरी की गई, ना कि 2024 के आधार पर इनको 4 साल की सज़ा दी जाएगी। जिस वक्त उसने उगर चोरी की थी, उसी के समय के आधार पर जो भी नियम कायदे है उसके आधार पर उनको अगर सज़ा सुना दी जाएगी साथियों। यानी कि इसी प्रकार 2003 में चोरी की थी और 2024 में निर्णय आया है, लेकिन 2003 में यह निर्णय लिया गया था
कि इनको चोरी 2 साल की होनी चाहिए और उनको 2 साल की सज़ा होनी चाहिए। फिर यदि यदि कुछ गलत चीज़ करता है तो 2024 के आधार पर इनको वगैरह पारित किया जाता है। ठीक है, प्रचलित कानून के आधार पर किया जाता है। उस समय जो भी कानून चल रहा था जिसमें अपराध किया गया उसके आधार पर इनको ये कानून दिया जाएगा, यानी कि सज़ा दी जाएगी। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया साथियों। दूसरा देखते हैं, एक अपराध के लिए एक सत्ता का अधिकार होना चाहिए, यानी कि आपने यदि चोरी कर दी गई है तो उसको एक ही आपको अगर सज़ा दी जाएगी, बार बार आपको सज़ा नहीं दी जाएगी, यानी कि आपको 2 साल की सज़ा हो गई फिर से आपके 2 साल की सज़ा हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। एक बार सज़ा कर दी, एक बार अपराध कर दिया गया, फिर से आपको दोबारा सज़ा नहीं सुना दी जाएगी साथियों। ऐसा कौन सा कहता है? ये 20(2) कहता है साथियों, यानी प्रचलित कानून के आधार पर एक बार सज़ा हो जाएगी और प्रचलित कानून के आधार पर आपको वगैरह कार्रवाई की जाएगी साथियों। अब देख लेते तीसरा, स्वयं की अपनी गवाही मान्य नहीं होगी साथियों। लेकिन जो चोर होता है ना, वह क्या कहता है, सर मैंने चोरी नहीं की है, चोरी नहीं की है, चोरी नहीं की। लेकिन कानून में ऐसा लिखा गया स्वयं की गवाही कभी भी मान्य नहीं होगी। ऐसा ये कौन कहता है? ये अपने 20(3) अनुच्छेद कहता है साथियों। स्वयं की कभी भी गवाही मान्य नहीं होगी। दूसरों की मान्य हो सकती है लेकिन खुद की नहीं मान्य हो सकती, क्योंकि खुद ने चोरी की है या नहीं की है इसका कोई भी निर्णय नहीं लेता है साथियों। ठीक है ना, ये तीनों के तीनों फैक्ट आपको याद में होने चाहिए। 20वां पर अनुच्छेद किससे संबंधित हो जाएगा? अपराध की दोष सिद्धि से संबंधित हो जाएगा। जो अपने प्रचलित कानून है उसके तहत ये उनको सजा दी जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया 2003 में यदि उसने अपराध किया है तो 2003 में जो भी कानून था उसके अनुसार उनको सजा दी जाएगी। और अपराध का केवल एक ही बार अगर उनको सजा दी जाएगी, यानी कि एक बार चोरी कर दी 2003 में, फिर उनको 2 साल की सजा दी जा सकती है। बार अगर 2024 में फिर से सजा नहीं दी जाती है। तीसरा हो जाएगा, स्वयं की गवाही कभी भी मान्य नहीं होगी। ये अपने अपराध दोष सिद्धि की कुछ वगैरह पॉइंट है जहाँ से आपके पूछे जाते हैं। यदि कोई चोर ऐसा करता है तो इनको ये अधिकार मिलता है। ठीक है ना, डाउट नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह से समझा रहा हूँ और बड़े प्यार से और बड़े मन से आपको समझा रहा हूँ, जैसे आपका डाउट नहीं होना चाहिए। ये हो गया 20 हो गया। ये आप अगर चार्ट अच्छी तरह से देख सकते हो, मैंने कुछ वगैरह बनाया है। आपको सारा कुछ अगर PDF में आपको मिल जाए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। आगे चलते, 20 हो गया। अब देख लेते 21 देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है 21 है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और यह हो जाए प्राण और दैविक अधिकार हो जाएगा, जिसे कहते हैं जीने का अधिकार कहते हैं साथियों। जीने का अधिकार कौन सा हो जाएगा? 21 हो जाएगा। प्राण और दैहिक अधिकार कौन सा हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब ये सर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यह अपन पहला पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को निजता और गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, निजता और गरिमा, यानी कि आप अपने रास्ते में बिल्कुल सही हो, आप मेरी तरह हो। जैसे आप YouTube में पढ़ाना चाह रहे हो, अच्छी तरह से पढ़ा दी जाए, किसी भी प्रकार का कोई वगैरह अनहोनी नहीं होती है। और ये आपका जीने का अधिकार, कोई भी आपको दखल नहीं दे सकता है, कोई भी आपका समय और वेस्ट नहीं कर सकता है। ऐसा कौन सा कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है। ये आपको अधिकार है। यदि आप गरिमा में जी रहे हो, बड़े सहज तरीके से जी रहे हो, किसी भी प्रकार की कोई सरकार को कोई वगैरह गलत कमेंट नहीं करे, किसी भी प्रकार का कोई कानून वगैरह नहीं तोड़े, तब आप और गरिमा में जी रहे हो और निजता की तरह से जी रहे हो। यदि आपको उसमें बीच में कोई व्यक्ति आए, खनन करे, तब आपके लिए वो अपराध दूसरा हो जाएगा साथियों। ये सब कुछ वगैरह होता है साथियों। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि कोई व्यक्ति है, कोई मरना चाह रहा है, आत्महत्या करना चाह रहा है, उनको वो अधिकार नहीं है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। यदि कोई व्यक्ति है ना, वो है मरना चाह रहा है, मान लीजिए वो 10 बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया और वो ऊपर से नीचे गिर गया, मान लीजिए वो गिर गया और वो बच गया, और बच गया, यदि वहाँ पे पुलिस आ गई और केस वगैरह हो गया, तो फिर उसके तहत वो उनको जेल में डाला दिया जाएगा कि आप वगैरह आत्महत्या नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा कहता है अनुच्छेद? अनुच्छेद 21 कहता है। ठीक है ना, आपको आत्महत्या का अधिकार नहीं है। और ये किससे संबंधित हो जाएगा? गरिमा और निजता से संबंधित हो जाएगा। ऐसा कौन सा कहता है अनुच्छेद? अनुच्छेद 21 कहता है। और यहाँ पे मैंने एक लाइन नहीं लिखी थी, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लाइन लिखी थी, लिखनी है आपको अभी लिखने। जीने का अधिकार, ये कहाँ से लिया गया? ये अपने जापान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? जापान से लिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। जीने का अधिकार कौन सा हो जाएगा? जापान से अपना लिया गया
21 नंबर अनुच्छेद हो जाएगा, जो यहाँ पे आप अगर ऐड जरूर से ज़रूर कर देना चाहते हो। मैं अगर भूल गया था लेकिन अभी मेरे को याद आ गया है, ज़रूर से ज़रूर आप लिख लेना। अब अपन देख लेते हैं 21A में क्या क्या लिखा गया है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बाद में जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था 46वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये जोड़ा गया था, जिसमें कहा जाता है 6 से 14 वर्ष की बालकों को निःशुल्क अन्यवारी शिक्षा का अधिकार मिलता है साथियों। कैसी निःशुल्क अन्यवारी शिक्षा का अधिकार मिलता है। कौन सा वर्ष हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष की बालकों को सब कुछ मिलता है। कब जोड़ा गया था? 46वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ये जोड़ा गया था। ठीक है ना, पूछे जाते हैं। सब कुछ मैंने आपको डिटेल वाइज बताया। यदि आप ध्यान से ये अच्छी तरह से देख रहे हो तब आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इतना मेरा दावा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इतना डिटेल वाइज यूट्यूब में आपको कोई भी नहीं पढ़ाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये रहा चार्ट, आप देख भी सकते हो। अनुच्छेद 21 हो जाएगा, ये रहा अनुच्छेद 21 हो जाए, प्राण और देही स्वतंत्रता हो जाएगी साथियों। ये अपने इससे संबंधित हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ नोट करना, ये लिखा हुआ, ये इस पर अगर ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं साथियों। देखो ये यहाँ पे लिखा गया विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इनके जनक कौन से हो जाएंगे? ये अपने भारत हो जाएंगे साथियों। यहाँ पे ये प्रक्रिया जारी होती है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये अपने भारत में है और यही अपने भारत इनके जनक है साथियों। लेकिन विधि के द्वारा विधित प्रक्रिया, ये इनके जनक हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा और उसके द्वारा ये पूछे भी जाते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जाता है। और अनुच्छेद 21A क्या क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार कहता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया गया था कि 6 से 14 वर्ष की बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए और ये 46वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये जोड़ दिया गया था। आप सभी लोग को पता RTI 2009, जिसके तहत ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया था साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है। अब ये आप देख सकते हो अनुच्छेद 20 और 21, इसको किसी भी हालत में निलंबित नहीं किया जा सकता। ऐसा कौन सा कहता है संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978 ये कहता है साथियों। ठीक है, पूछे जाते हैं, जो मैं आपको सब कुछ आपको बता रहा हूँ। ये हो गया अनुच्छेद 21 हो गया। अब चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं 22 से क्या मतलब हो जाएगा, इसमें क्या है वो अपन देख लेते हैं। इससे हो जाएगा गिरफ्तारी और नज़रबंद के अधिकार हो जाए। गिरफ्तारी, यदि आपने कोई अपराध नहीं किया है फिर भी आपको पुलिस को गिरफ्तार करती है, उस समय आपके अधिकार क्या हो जाएंगे? वह हो जाएगा गिरफ्तारी के अधिकार हो जाएंगे साथियों। मान लीजिए मैं शख्स हूँ, मैंने कुछ अगर नहीं किया लेकिन पुलिस आती है, मेरे को गिरफ्तार करके चली जाती है, तब उस समय अगर मेरे अधिकार क्या हो जाएंगे और पुलिस के अधिकार क्या हो जाएंगे, वह इस बारे में बताया गया है, जो आपसे पूछा भी जाता है। गिरफ्तारी के अधिकार अनुच्छेद 22 से संबंधित हो जाएंगे। इनके मुख्य रूप से 3 अधिकार मिलते हैं। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं लेकिन आपके एग्जाम में आपके यही 3 आपके पूछे जाते हैं। पहला, पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी का कारण आपको बताना पड़ेगा। यानी कि जब भी आपके सामने पुलिस आती है ना, उनको बताना पड़ेगा कि ये बंदा है, इसके कारण मैं आपको गिरफ्तार करना चाह रहा हूँ साथियों। उनको कारण बताना पड़ेगा, फिर जाकर पुलिस में ले जाना पड़ेगा साथियों। दूसरा हो जाएगा बंदी व्यक्ति को बचाने का अधिकार हो जाए। यानी कि ये है ना बंदा, ये अभी पुलिस में कैद हो गया, इनको बचाने का अधिकार किसको हो जाएगा? घर वालों को हो जाएगा। और ये खुद के द्वारा वो खुद भी वकील कर सकता है या अपने परिवार को संदेश भी पहुंचा सकता है कि मेरे को आप बचाइए, या सरकार के द्वारा इनको अगर वकील दिया जाएगा कि आप अगर आपको बचाने का अधिकार है, ये सब कुछ कर सकता है। यदि कोई एक गरीब आदमी है, इनके पास कोई वकील के पैसे नहीं है, तो सरकार इनको खुद एक वकील देती है, सरकार के द्वारा देती है, क्योंकि इनको बंदी को बचाने का अधिकार है साथियों। ऐसा ये सब कुछ वगैरह होता है साथियों। यदि व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया जाए तो 24 घंटे के भीतर है ना, उनको न्याय मंजिल के सामने अगर पेश किया जाना चाहिए। यानी न्यायालय के सामने पेश करना पड़ता है साथ। 24 घंटा के ऊपर नहीं होना चाहिए। 24 घंटा 1 मिनट हो गए ना, तभी कोई पुलिस वाले की हालत ख़राब हो जा सकती है साथियों। ये आप चीज़ नोट करना। ये तीनों के तीनों पॉइंट आप ध्यान रखना। पहला हो जाएगा, यदि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है ना, तो उनको कारण आपको बताना पड़ेगा साथ। पुलिस वगैरह आप अगर कारण अगर पूछ सकते हो, क्यों मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, ये पुलिस को उनकी जिम्मेदारी है, वो उनको बताना पड़ेगा। दूसरा हो जाएगा बचाव का अधिकार हो जाएगा। यदि आपके पास में कोई वकील नहीं है, पैसे नहीं है, तो सरकार आपको वकील देगी। यदि आपके सामने पैसे पड़े हैं तब आप वकील भी कर सकते हो,
यानी कि आपको बचने का अधिकार है साथियों। यदि आपको 24 घंटे से ऊपर अगर समय हो गया है और न्यायालय के सामने आपको पेश नहीं किया गया है, तब आपको सीधा सीधा पुलिस के सामने केस कर सकते हो, मेरे को आपने 24 घंटे से ऊपर अगर जेल में क्यों डाला, और केस भी कर सकते हो। और ये पुलिस का अधिकार है कि 24 घंटे के भीतर उनको न्यायालय में सामने पेश करना चाहिए। और ये हो गया अपना अनुच्छेद 22 हो गए साथियों। बड़ा शानदार है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे अधिकार आपको सब लोगों को पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। ये हो गया अनुच्छेद 22 हो गया, जो मैंने आपको सब कुछ आपको डिटेल वाइज सब कुछ आपको बता लिया, जो आप अच्छी तरह देख सकते हैं। देखो, वकील बनाने का अधिकार भी है, गिरफ्तार का कारण भी जानने का अधिकार भी है, 24 घंटे के सामने आपको न्यायालय के समक्ष आपको पेश करने का अधिकार, सारा कुछ आपके सामने पड़ा है, जो मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिया है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार देख लेते हैं, जो अनुच्छेद 21 और 24 हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार तो समाप्त हो गया, ठीक है ना। अब देख लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, अपन देख लेते हैं। शोषण का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का कोई शोषण करना, जैसे उसकी मान हानि की बिल्कुल ज़्यादा गरिमा का उल्लंघन हो जाए, वह शोषण हो जाएगा साथियों। अब वो कैसे है, जैसे अनुच्छेद 23 हो जाएगा, जैसे बेगार प्रथा हो जाए। पहले बेगार प्रथा थी, मानव व्यापार का प्रतिबंध किया जाएगा साथियों। अब ये क्या है वो मैं आपको बता, बेगार प्रथा क्या होती है, जैसे आप समझ लीजिए। बेगार प्रथा जैसे ये कोई बंदा है, जैसे मैं बंदा हूँ और मेरे ऊपर कोई सेठ है, ऊपर बड़ा सा कोई बड़ा सेठ है, और मैं उसके नीचे वगैरह हर हमेशा कार्य करता रहता हूँ, और मेरे को वो क्या देता, केवल केवल खाना देता है, और मैं उसके अंदर 24 घंटे कार्य करता हूँ, और मेरे को वो केवल खाना देता है और कुछ भी नहीं देता है, मैं उसको बिल्कुल गुलामी की तरह वो मेरे को रखता है, तब मेरे को ये बेगार प्रथा हो जाएगी। और ये बिल्कुल नहीं किया जाए। किसी भी व्यक्ति का बेगार प्रथा, बंधु प्रथा, हाली प्रथा, साड़ी प्रथा, खिडारी प्रथा, मानव अंग के व्यापार व दास तथा आदि का प्रतिबंध किया जाएगा। साथ किसी भी प्रकार का कोई हनन नहीं किया जाएगा। बेगार प्रथा सबसे खतरनाक प्रथा है। बधुआ प्रथा यानी कि मजूरी आप करते रहोगे, किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। हाली प्रथा बिल्कुल खराब होती है साथियों। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले क्या होता था, महाराजा होता था, महाराजा हो जाता तो उनकी शादी होती ना, तो उसके पास में क्या आती है, रानी आती है, और रानी के पास में दासियाँ होती है। इस प्रकार से कुछ कुछ दासियाँ होती है जो पूरी जीवन भर वर इनकी रानी की सेवा करती रहती है, और साथ साथ में राजा की सेवा करती है। और ये अपने कौन सी हो जाए, हाली प्रथा हो जाए। सागड़ी प्रथा ये बिल्कुल बेकार है साथियों। और यहाँ पे चीज नोट करना, मानव अंग का व्यापार आप नहीं कर सकते। यदि कोई स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, उनके अंग को आप नहीं बेच सकते, किसी भी तरीके कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करोगे तब आपको कानून आपको दंड दिया करेंगे साथियों। इससे क्या होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये सब कुछ होता है। और ऐसी जानकारी कहाँ में मिलती है, अनुच्छेद 23 में मिलती है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति करता है ना, आपका शोषण करता है, यदि कोई महिला है, उनके रूप में यदि कोई 30 सेकंड से भी उनको बार बार देखता है, तब वो शोषण के विरुद्ध के अधिकार आ जाएगा साथियों। ये भी आप चीज़ नोट करना। फिर से बता देता हूँ, जैसे आप कोई महिला हो, आपको यदि 30 सेकंड से यदि कोई लड़का देख रहा है, आदमी देख रहा है, कोई भी देख रहा है, तब वो 30 सेकंड के अंतर्गत आपका शोषण हो रहा है। इसके तहत आप अगर पुलिस में जा सकते हो। ये कौन अधिकार देता है, ये अनुच्छेद 23 अधिकार देता है साथियों। और ये हर बच्ची को, हर बहन को ये सारा कुछ को जानकारी होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्ची का शोषण नहीं करे, ऐसा अधिकार कौन सा देता है, अनुच्छेद 23 देता है। आई होप मेरी बात आप अच्छी तरह से समझ गए होगी। और मानव अंगों का व्यापार नहीं कर सकते, लेकिन लीवर हो गया, किडनी हो गया, हृदय हो गया, इनका कोई भी व्यापार नहीं करेगा साथी। ऐसा कौन सा कहता है, अनुच्छेद 23 कहता है। अच्छी तरह से समझा दिया, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 24। इसमें क्या लिखा गया है, 14 वर्ष से कम के बालकों को कारखाना में काम करने के लिए बिल्कुल मना है साथी। यहाँ पे आप लिख लेना, कारखाना में काम करने के लिए बिल्कुल मना है साथी। यदि कोई आयु है, बच्चा है, 14 साल से कम है, छोटा है, 13 साल का है, 12 साल का है, इतने साल का है, और वह कारखाने में कुछ कार्य करता है और वो बिल्कुल प्रतिबंध है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा यदि कोई करता है, आपकी नज़र में कोई आसपास में ऐसा कोई व्यक्ति है जो 14 वर्ष के बालकों को नौकरी करवाता है, लालच देता है और उनके रूप में वो कार्य करवाता है, तो वो शोषण के विरुद्ध आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि वो 14 वर्ष से कम है। अभी तो उनकी आयु क्या है, सीखने की आयु, और वो पैसे के पीछे में
चला जाता है, अपना भविष्य बिल्कुल खराब कर देता है। इस कारण ये सरकार ने निर्णय लिया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कोई भी नौकरी नहीं देगा। यदि ऐसा कोई करता है तो प्रतिबंध कर दिया जाएगा। ठीक है ना। ये हो गया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, जो अनुच्छेद 23 हो जाएगा और अनुच्छेद 24 हो जाएगा। एक भी पॉइंट बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ आपको ध्यान से अच्छी तरह से समझना है साथियों। ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये रहा शोषण के विरुद्ध अधिकार रहा, देख सकते हो, अच्छी तरह से देख सकते हो। कोई भी देखो, पुरुष महिला बच्चे की वस्तु के सामान को क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। यानी कि पुरुष को कोई भी नहीं बेच सकता, महिला को भी कोई भी नहीं बेच सकता, बच्चों को भी कोई भी नहीं बेच सकता, और वेश्यावृत्ति ये कोई भी नहीं कर सकता, ये बिल्कुल अपमानदायक है। और दास हो गए, गुलाम बना, ये भी कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे ये कोई भी नहीं कर सकता। जैसे कहते हैं मानव दुर्व्यापार कहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं इनके अधिनियम। ये सारे के सारे अधिनियम है, ये आपको याद में होने चाहिए, या नहीं हो फिर भी चलेगा साथियों, लेकिन आपको ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। देख लेना, क्या पता आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा सके। ठीक है ना। ये हो गया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, हो गया तो हो गया साथियों। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं 24 नंबर अनुच्छेद क्या हो जाएगा, कारखाना तथा आदि के बाल श्रम का निषेध हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, यदि आपकी आयु 14 वर्ष से कम है तब आप कोई भी आप नौकरी नहीं कर सकते, किसी के नीचे आप अंडर कार्य नहीं कर सकते। यदि ऐसा कोई करता है तो उनको आप जेल में डाल सकते हो। जैसे हो जाए फैक्ट्री हो जाएगी, कारखाना हो जाएगी, ऐसे कोई गलत चीज़ें हो जाएगी जिसमें उनको पैसे के रूप में फंसाया जाता है, वह नहीं कर सकता। ऐसा अनुच्छेद 24 कहता है। ठीक है ना। पूछे जाते हैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब अपन देख लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अपन देख लेते हैं आपको धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, उनके अधिकार क्या है, वो अपन देख लेते हैं। ये अपने अनुच्छेद 25 से लगा के 28 तक मिलता है। बड़े शानदार तरीके से समझाऊंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, और आपको हाथों हाथ याद भी हो जाएंगे साथियों। यदि आपने हमारे PDF डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर देना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि डाउनलोड में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ऊपर पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ध्यान रखना, फ्री नहीं है, इनका चार्ज रखा हुआ है, ये मैं आपको पहले से आपको बता रहा हूँ। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 25 देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालने का अधिकार है साथी। यदि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, इनको अपने धर्म का पालने का अधिकार है साथियों। जैसा कि आप सभी लोग पता है, सिख भाई हो जाएंगे, उनके हाथ में क्या होता है, एक छोटी सी कटार होती है, और वो उनके धर्म से संबंधित हो जाएगा। उनसे आप अगर ये धर्म का अधिकार के रूप में नहीं छीना जा सकते साथियों। मंदिरों में हर सुबह शाम अगर घंटी बजाई जाती है, ये उनका अधिकार है साथियों। और मुसलमानों में हर रोज अगर दिन में अगर 5 बार अगर नमाज पढ़ी जाती है, ये इनका अधिकार, ऐसा कोई भी नहीं छीना जा सकता। ऐसा कहता है अनुच्छेद 25 कहता है। ठीक है ना। आपको धर्म पालने का अधिकार है, आपको अधिकार है कि आपके धर्म के अनुसार कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। गलत कार्य कभी भी मत करना, आपका धर्म सबसे बड़ा ऊपर होता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 26। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार करने और धर्म की संस्था बनाने का अधिकार है साथियों। ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखा गया, धर्म को प्रचार करने का अधिकार है और धर्म की संस्था बनाने का अधिकार है। ऐसा कौन सा कहता है, अनुच्छेद 26 कहता है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 27। राज्य में अपने नागरिकों को किसी भी प्रकार के धार्मिक कर नहीं लिया जाएगा साथियों। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है ये कहता है अनुच्छेद 27 कहता है, और ये कहता है जो भी आपकी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा जितने भी है, वहाँ पे धार्मिक पैसे आते हैं ना, यहाँ पे पैसे जो भी आता है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अपन के ऊपर कितना लगता है, 18% लगता है टैक्स, लेकिन धर्म के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। ऐसा कहता है अनुच्छेद 27 कहता है। ठीक है ना। इसी तरह से होता है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 28। इसके तहत शिक्षण संस्थानों में सभी प्रकार की धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षण संस्थान कौन से हो जाए, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप अगर स्कूल हो जाएगी साथियों, ये क्या हो जाएगी, शिक्षण संस्थान हो जाएगी। जैसे आपका यूट्यूब हो जाए, जैसे ये वाला चैनल हो जाए, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई धर्म का प्रचार नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई शिक्षा धर्म की वाले नहीं दी जाएगी,
किसी भी प्रकार का कोई धर्म का प्रचार नहीं करेगा साथियों। ऐसा कौन सा कहता है अनुच्छेद? अनुच्छेद 28 कहते हैं साथियों। यदि कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो अपने धर्म का प्रचार करता है, कुछ अगर ऐसी बातें बताता है जो उनको नहीं पता होगा, और वह ऐसा करता है तो ये अपने उनके विरुद्ध आ जाएगा, ये अनुच्छेद 28 के विरुद्ध आ जाएगा साथियों। ऐसा ही प्रचार नहीं कर सकता है। लेकिन 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 आप ऐसा भी सोच रहे होंगे, जैसे होता है मुसलमानों में होता है मदरसा होता है। क्या होता है? मदरसा। और वहाँ पे अगर मुसलमान को शिक्षा दी जाती है, क्योंकि दी जाती है क्योंकि उनको अगर अल्पसंख्यक का अधिकार है साथियों। और अल्पसंख्यक जितने भी है ना, उनको अधिकार दिया गया है कि आप अगर शिक्षण संस्थानों में अपना प्रचार कर सकते हो, अलग से कर सकते हो, ठीक है ना। ये इनके अल्पसंख्यक को अधिकार दिया गया है। लेकिन हिंदू ये नहीं कर सकता। अल्पसंख्यक के अलावा जितने भी आपके धर्म है वह ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। पूछे जाते हैं, सब कुछ आपको अच्छी तरह से आपको बता दिया। ये हो गया आपका धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार हो गया, जो 25 से लगा के 28 तक मिलता है। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार देख लेते हैं, जो अपने 29 और 30 में मिलता है। अब क्या है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, वो अपन देख लेते हैं। पहले देखते हैं 29 में लिखा गया है, प्रत्येक नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को मानने और उसको प्रसार करने का अधिकार है साथियों। यदि कोई किसकी कोई भाषा, जैसे उर्दू है, उर्दू क्या हो जाएगी? भाषा हो जाएगी। हिंदी क्या हो जाएगी? भाषा हो जाएगी। कोई भी अपनी जनजाति, उनकी वो एक संस्कृति हो जाएगी, उनको मानने का अधिकार है साथियों। कौन कहता है अनुच्छेद? अनुच्छेद ये 29 कहता है। यदि कोई ऐसा कोई समुदाय, उनकी कोई संस्कृति अलग से है, तो उनको अधिकार है कि वह उनका पालन कर सकते हैं। यदि कोई ऐसी भाषा है वो जिनके समुदाय में बोली जाती है, उनको ये सारा कुछ अधिकार मिलता है। ऐसा कौन सा कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है, ठीक है ना। पर अब देखते हैं अनुच्छेद 30 देख लेते हैं। अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थान और धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार। यहाँ पे शब्द आ गए ना, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक ना, वो अपने शिक्षण संस्थानों में धार्मिक की शिक्षा दे सकता है साथियों। लेकिन पिछले वाले में अपने क्या पढ़ा था? कोई भी अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकता, शिक्षण संस्थानों में नहीं कर सकता। लेकिन अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यक जो अपने शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दे सकता है, ऐसा ही कहता है अनुच्छेद 30 कहता है। अब ये अल्पसंख्यक कौन से धर्म हो जाएंगे? यह हो जाएगा मुसलमान हो जाएंगे, ईसाई हो जाएंगे, पारसी हो जाएंगे, सिख हो जाएंगे, बौद्ध हो जाएंगे और जैन हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और अपने शिक्षण संस्थानों में ये अपने धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, और ये अधिकार देता है अनुच्छेद 30 देता है, ठीक है ना। अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये हो गया आपकी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। 29 और 30 हो गया साथी। अब देख लेते हैं 31 मैंने आपको बता दिया था, ये बिल्कुल खाली हो गया था। पहले क्या था? ये था संपत्ति का अधिकार था, जो अपने 44वां संविधान संशोधन के तहत इनको हटा दिया गया है, ठीक है ना। ये भी आप देख सकते हो 29 और 30, जो मैंने आपको अच्छी तरह से बोलने का अधिकार है, संस्कृति के, ये सारा कुछ वगैरह सब कुछ अगर आप देख सकते हो। और इनकी पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगी। अब अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट अपन देखने वाले हैं साथियों। क्या देखने वाले? संवैधानिक उपचार का अधिकार देखने वाले, जो अनुच्छेद 32 में मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मेरा सबसे फेवरेट अपने यही है साथियों, ठीक है ना। पूछा जाता अब इसमें क्या है वो अपन देख लेते हैं। पहले देखते हैं इसका उपनाम, और इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं। किसने कहा था? अम्बेडकर जी ने कहा था। अब यहाँ पे लोग अगर भ्रमित हो रहे होंगे, जैसे यहाँ पे ऐसा यदि आपसे पूछा जाए संविधान की आत्मा कौन सी हो जाएगी, तो प्रस्तावना हो जाएगी। ध्यान रखना, मैंने आपसे क्या पूछा है? संविधान की आत्मा, तो प्रस्तावना हो जाएगी। और अम्बेडकर जी के आधार पर संविधान की आत्मा कौन सी हो जाएगी, तो अनुच्छेद 32 हो जाएगी, या अपने संवैधानिक उपचार का अधिकार हो जाएगा। ध्यान रखना, यदि अम्बेडकर जी है ना शब्द सीधा आ गया, तो अपना 32वां अनुच्छेद हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना, क्योंकि आपको क्लियर करना ही पड़ता है। अब इसमें क्या होता है वो भी अपन देख लेते हैं। इसमें नागरिकों के मूल अधिकार का हनन किया जाए, तब आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो, केस वगैरह कर सकते हो। यदि आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रहे हो और आप राज्य में जा रहे हो, तो आप उच्च न्यायालय में केस कर सकते हो, और वह अनुच्छेद हो जाएगा 224 हो जाएगा। उसके तहत आप केस कर सकते हो। ध्यान रखना, राज्य में आपको केस करना है
तो 224 के अंतर्गत आप केस कर सकते हो। आपके यदि मूल अधिकार का हनन किया जा रहा है तब आप कर सकते हो। यदि आप न्यायालय में नहीं जाने जा रहे, उच्च न्यायालय में जाना चाह रहे हो, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप उधर जा सकते हो। अब आप जाओगे तब आपके सामने कुछ अधिकार दिए गए, उसके तहत आप जा सकते हो। और वो आपको 5 प्रकार की रिट के आधार पर जा सकते हो। इन रिट के आधार पर आप अपने मूल अधिकार की रक्षा कर सकते हो। और ये रिट कौन सी हो जाएगी, ये पड़ी आपके सामने, जो भी मैं आपको डिटेल वाइज सब कुछ आपको बता दूंगा साथियों। ठीक है ना। आपका यदि मूल अधिकार में हनन किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा, और उच्च न्यायालय में जाना है तो 224 हो जाएगा। ये आप दोनों के दोनों ध्यान रखना, क्योंकि पूछे जाते हैं। अब ये 5 प्रकार की रिट कौन सी हो जाएगी, ये पड़ी आपके सामने। पहली हो जाएगी बंदी स्पष्टीकरण हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी परमादेश हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी प्रतिदेशी हो जाएगी, चौथी हो जाएगी उत्पीड़न हो जाएगी, पांचवी हो जाएगी अधिकार छेपी हो जाएगी। ये पांचों की पांचों है ना, ये अपने रेट से संबंधित हो जाएगी साथियों। ठीक है, अब अपन एक एक करके सारे इनकी रेट के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आप कभी भी आपका मूल अधिकार में हनन किया जा सकता है, मेरे को बताने का अधिकार है और मैं आपको बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं 5 प्रकार की रेट होती है, और ये रही रेट। आज अपन इसके बारे में देखने वाले। उच्च न्यायालय में जा सकते हो, ठीक है ना। ये उच्च न्यायालय पूछा गया तो 224 हो जाएगा, और सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा तो 32 अनुच्छेद हो जाएगा। नोट करना, पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं बंदी स्पष्टीकरण, अपन देख लेते हैं। अब ये क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। न्यायालय के द्वारा बंदी व्यक्ति को निर्धारित अवधि में न्यायालय के समय पेश करने का अधिकार है। ऐसा कौन सा कहता है, पुलिस कहता है साथियों। यदि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उनका किसी ने अपहरण कर दिया गया, या पुलिस ने अपने जमानत में ले लिया, तब उनका कोई दोस्त वगैरह, रिश्तेदार वगैरह, वह रेट लगा सकता है और उनको वो न्यायालय में पेश करने का के लिए पुलिस को बोल सकता है, या पुलिस के द्वारा कार्रवाई करने का अधिकार लिया जा सकता है। ऐसा अनुच्छेद कौन सा कहता है, ऐसा वगैरह अपनी रेट कौन सी कहती है, ये कहता है बंदी स्पष्टीकरण कहती है साथियों। यानी कि न्यायालय में पेश करने का अधिकार है साथियों। यानी कि ये अपने व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है। अब अपन देख लेते हैं परमादेश। परमादेश का मतलब क्या होता है। परमादेश, देश यानी आदेश करना, यानी न्यायालय को कर्तव्य पालन का आदेश करना। यदि कोई न्यायालय है, यदि कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करा, सही ढंग से नहीं करा, यदि कोई ऐसा कोई सरकारी कर्मचारी वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तब क्या करता है, परमादेश के आधार पर आप न्यायालय में जा सकते हो और चुनौती आप दे सकते हो। जितने भी बाबू है ना, वो सरकारी कार्य नहीं कर रहे, कुछ अगर घूस वगैरह खा रहे, और वो क्या हो जाएंगे, वो अपने अगर कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, और आप परमादेश के द्वारा वह रिट जारी कर सकते हो साथियों। ठीक है ना, कर सकते हो, लेकिन आप जाना मत, अभी आप पढ़ाई करो। ठीक है ना, कर्तव्य का पालन कर सकते हैं, परमादेश के आधार पर कर सकते हैं। जो भी आपकी घूस को रहते हैं ना, जो कर्तव्य का पालन नहीं करते, तो उसके तहत आप वो रिट जारी कर सकते हो। अब देख लेते हैं प्रतिक्षेप। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी कार्य को रोकना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि कोई कार्य चल रहा है, यदि आपको कोई ज़मीन है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कार्य चल रहा है, यदि कोई गवर्नमेंट की कोई संस्था है वह कार्य कर रही है, लेकिन आपकी ज़मीन किसकी है, आपकी है, तब आप न्यायालय में जा सकते हो उनके कार्य को रोकने के लिए, और वो आप कह सकते हो ये मेरी ज़मीन है और ये सरकार के द्वारा किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, इनको आपको रोकना चाहिए। इस प्रकार से रोक सकते हैं। कोई भी केस है तो बड़ा ही संगीन है, और उसको रोकने के लिए आप अगर ये रेट वगैरह जारी कर सकते हो। ठीक है ना, समझ में आ गया। कोई भी कार्य को रोकने के लिए आप ये कर सकते हो। कर्तव्य पालन के लिए अलग हो जाएगा, कार्य को रोकने के लिए अलग हो जाएगा साथियों। अब देख लेते हैं उत्पीड़न, देख लेते हैं। यानी कि इसका मतलब ये होता है नीचे से ऊपर की ओर आना साथियों। यानी कि उच्च न्यायालय है, वहाँ पे आपका केस चल रहा है, 12 साल हो गए, कोई भी फैसला नहीं आ रहा है, तब आप सर्वोच्च न्यायालय में यह रिट जारी करके ऊपर वगैरह फाइल वगैरह बुला सकते हो, और जल्दी से जल्दी आप उनका न्याय कर सकते हो साथी। और इसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक रिट कहते हैं साथी। यानी कि अपनी फाइल को नीचे से ऊपर की ओर बुलाना है साथी, जल्दी से जल्दी आपका फैसला होना चाहिए। ठीक है ना, पूछा जाता है। अब अपन देख लेते हैं अधिकार क्षमता। इसका क्या मतलब हो जाएगा अपने अधिकार से बाहर जाकर कोई कार्य करना और उसको नोटिस जारी करना साथियों। ठीक है ना, कोई भी पुलिस है और उनको अधिकार नहीं है, किसी व्यक्ति को मारने का, पीटने का अधिकार नहीं है, लेकिन वह पीटता है, तो वह अपने अधिकार से बाहर जा रहा है।
क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है, तब आप न्यायालय के द्वारा रिट जारी कर सकते हो और उस पुलिस कर्मचारी को जेल में डाल सकते हो साथियों। और वो अपने क्या कर रहा है, अधिकार से बाहर जा रहा है। पहला होता है अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो दूसरी रिट हो जाएगी, और अपने अधिकार से बाहर वो कार्य कर रहा है और बिल्कुल गलत कार्य कर रहा है और उसके ऊपर आप ये रिट जारी कर सकते हो साथियों। ठीक है ना। पांचों के पांचों रिट आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति है उसको स्वतंत्र करना है तो पहली रिट हो जाएगी। यदि किसी न्यायालय के द्वारा किसी कर्तव्य का पालन नहीं करा, उनको कर्तव्य का पालन करवाना है तो दूसरी रिट हो जाएगी। किसी कार्य को रोकना है तो तीसरी रिट हो जाएगी। किसी फाइल को नीचे से ऊपर बुलाना है और जल्दी से कार्य करवाना है तो चौथी रिट हो जाएगी। कोई भी अधिकारी है तो अपने अधिकार से बाहर जाके कोई कार्य गलत कार्य कर रहा है, उसके सामने ये रिट जारी करना है तो ये पांचवी रिट हो जाएगी साथियों। आई होप आपको ये पांचों की पांचों रिट अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अच्छी तरह से समझाया है और ध्यान से समझाया है। अब देख लेते केस, अपन देख लेते। ये है ना मूल अधिकार, इसके ऊपर केस भी हुए। क्यों हुए? क्योंकि ये वाद योग है, इस कारण इसके ऊपर केस हुए हैं साथियों। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये सारे के सारे है साथियों। पहला केस हो जाएगा शंकरी प्रसाद भारत सरकार केस 1951 में हुआ था। दूसरा केस हुआ था सज्जन सिंह राजस्थान सरकार 1965 में हुआ था। उसमें कहा गया था कि मूल अधिकार में कटौती की जाती है, संशोधन किया जा सकता है साथियों। ऐसा ये 1965 में कहा था साथियों। लेकिन गोलकनाथ पंजाब राज्य केस 1976 में यह कहा गया कि मूल अधिकार में किसी भी प्रकार का कोई कटौती नहीं की जा सकती, ना ही कोई वह संशोधन किया जा सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अपना केस हुआ था केशवानंद भारती केस हुआ था, और उसके तहत 13 अपने न्यायाधीश आते हैं, यानी कि 13 अपने सदस्य वहाँ पे बैठते हैं और वहाँ पे निर्णय लिया जाता है। वो भी बहुमत किया जाता है, 7 और 6, एक तरफ अपने 6 हो जाएंगे, एक तरफ में 7 हो जाएंगे। इस तरह से निर्णय लिया जाता है और 7 का बहुमत किया जाता है। और उसमें कहा जाता है कि मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है और न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और पूरे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ऐसा कौन सा करेगा? संसद करेगा। लेकिन संविधान की गरिमा और मूल ढांचे पर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ऐसा अपना केस कहता है, केशवानंद भारती केस कहता है। और ये आपसे कभी कभार आपसे पूछा भी जाता है साथियों। ठीक है ना। मैंने इतनी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है, और ये हो गया आपका मौलिक अधिकार पूरी तरह से कवर हो गया। अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने सब कुछ आपको रखे हैं। ये सारे के सारे अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, देख सकते हो। सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। देख रहे हो ये सारे के सारे। जैसे देखो ये आ गया छुआछूत, किससे संबंधित हो जाएगा? 17 से संबंधित हो जाएगा। अभी आपको बताया ना 17 से संबंधित हो जाएगा। ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। देखो ये भारत रत्न पद्म विभूषण ये किससे हो जाएगा संबंधित? ये क्या हो जाएगी? सारी की उपाधि हो जाएगी जो अपने 18 अनुच्छेद हो जाएगा साथियों। ऐसे आपके पूछे हैं सारे बारे डिटेल वाइज डिटेल आपको बता दिया है साथियों। देखो सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 तक मैंने शायद 100 तक आपको करवा दिए हैं। ये देखो ये हो गया 61, 66 हो गए। देखो 61, ओहो 71 मैंने आपको क्वेश्चन कराए। कितने कराए? 71 मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए। किसके? मौलिक अधिकार के ना 71 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। व्याख्या भी मैंने आपको करा दी, सब कुछ आपको करा दिया है और बड़े शानदार तरीके से करवाया। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब अपन देख लेते हैं नीति निर्णय तत्व के बारे में। देख लेते हैं इसके बारे में सब कुछ अपन देख लेते हैं। आगे चलते हैं। अब अपन देख लेते हैं नीति निर्णय तत्व के बारे में देख लेते हैं साथियों, जहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारा कुछ मैं आपको करा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दे रहा हूं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं आखिर भाग कौन सी भाग में हो जाएगा? 4 भाग में हो जाएगा। तीसरे भाग में क्या था? मौलिक अधिकार था। चौथे भाग में क्या हो जाएगा? नीति निर्णय तत्व हो जाएगा। कहाँ से लगा के कहाँ तक है? ये अपने 36 से लगा के 51 अनुच्छेद तक ये मिलता है, विवरण मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है ना। अब ये कहाँ से लिया गया है? ये अपने आयरलैंड से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार अपने मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? अपने अमेरिका से लिया गया था। उसी प्रकार अपने नीति निर्णय तत्व है ना जो अपने आयरलैंड से
लिया गया है साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं भाग 4 पूछा जाता है, और ये भाग 4 में 36 से लगा के 51 अनुच्छेद तक मिलता है, नीति निर्देश तत्व मिलता है। पहले अपन कथन देख लेते हैं। नीति निर्देश के क्या क्या कथन है जो आपसे पूछे जाते हैं। मैं आपको शानदार और बड़े बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ, जहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, यदि आपने ये सारे के सारे नोट अच्छी तरह से समझ लिए, पढ़ लिए और 4-5 बार आपने रिवाइज कर दिया, क्वेश्चन मिला लिए, तब आपके पॉलिटिकल के कैसे भी क्वेश्चन आ जाए वह आपके बाहर नहीं जाएंगे, इतना मेरा दावा है। अब देख लेते कथन। ये नीति निर्देश तत्व के संबंध में आखिर क्या क्या कथन है वो अपन देख लेते हैं। पहले देखते हैं भीमराव अंबेडकर जी, और वह कहते हैं नीति निर्देश तत्व सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र है। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। इसमें कुछ ऐसी बातें होती है जो समाज से संबंधित हो जाएगी, आर्थिक लोकतांत्रिक से संबंधित हो जाएगी। इसके कारण भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था साथियों, जो मैं आपको आगे बता दूंगा। और भी एक कथन कहा था कि राज्य के नीति निर्देश तत्व का सिद्धांत संविधान की नई विशेषता कहते हैं साथियों। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर जी ने कहते थे। यानी कि एक नई दिशा की ओर ले जाता है, नीति निर्देश तत्व ले जाता है। लेकिन केटी शाह वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह क्या कहते हैं? नीति निर्देश तत्व उस चेक की भ्रांति है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर किया जाएगा साथियों। अब ये क्यों कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आपके ये नीति निर्देश तत्व है ना, 36 से लगाकर 51, ये अपने वाद योग्य नहीं है साथियों। यानी कि जितने भी आपके जो अनुच्छेद दिए गए हैं, इनको लेके आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो साथियों। इस कारण से कहा है उस चेक की भ्रांति हो जाएगा जिसका निर्णय केवल अपने बैंक के इच्छा के अनुसार हो जाएगा। आप यदि न्यायालय में चले जाओगे तब सरकार की मर्जी है, तब यह अधिकार देगी या नहीं देगी वो उनकी केवल मर्जी। इस कारण केटी शाह ने बिल्कुल सही और सत्य कथन कहते हैं साथियों। अब देखते हैं ऑस्टिन, इसने क्या कहा था? इसने नीति निर्देश तत्व को संविधान की आत्मा कहा है। ये भी अपना विचारधारा अलग है साथियों, इस कारण ये पूछा जाता है। ये चारों के चारों कथन आप जरूर से जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। भाग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 हो जाएगा। पूछे जाते हैं। कहाँ से प्रेरणा ली गई? आयरलैंड से प्रेरणा ले ली गई है साथियों। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं किस संविधान संशोधन के बाद में नीति निर्देश तत्व में कुछ एक्स्ट्रा अपने अनुच्छेद अपने जोड़े गए थे। ये आपसे पूछे जाते हैं। सब कुछ डिटेल वाइज डिटेल आपको बता देता हूँ। पहले देखते हैं 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत ये 29A को जोड़ा गया था। क्या हो जाएगा? 29A, ये रहा 29A, इनको जोड़ा गया था। फिर अपने 29F को जोड़ा गया था। फिर अपने 43A को जोड़ा गया था। फिर अपने 48A को जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद में ये जोड़ा गया था। यानी कि 4 अपने अनुच्छेद जोड़े गए थे। फिर होता है 44वां संविधान संशोधन, और उसके तहत 38B को जोड़ा गया था। ध्यान रखना, 38B अपने 44वें संविधान संशोधन 1978 के समय जोड़ा गया था। अब अपन देख लेते 45वां अनुच्छेद। ये कब जोड़ा गया था? ये अपने 46वां संविधान संशोधन 1902 के तहत जोड़ा गया था। यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, ये पूरा 45 नहीं होगा, कुछ इसमें है साथियों, मेरे को याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे शायद A है या B है, कुछ है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ और होता है साथियों, ठीक है ना। ये इनके बाद में जोड़ा गया था, 46वां संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था। अभी मेरे को ये याद नहीं आ रहा है। अब देखते हैं 97वां संविधान संशोधन 2011 में। इसके तहत 43B को जोड़ा गया था, ठीक है ना। पूछे जाते हैं कितने हुए थे? 4 संविधान संशोधन के तहत अलग अलग अपने अनुच्छेद जोड़े गए थे। पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है, ये चारों के चारों आप याद रख लेना। अब देख लेते हैं नीति निर्देश तत्व के सामाजिक अपने अनुच्छेद कौन से हो जाएंगे, गांधीवाद अनुच्छेद कौन से हो जाएंगे, उदारवादी अनुच्छेद कौन से हो जाएंगे, ये भी आपके पूछे जाते हैं। सब अच्छे और डिटेल वाइज आपको बता रहा हूँ। पहले देखते हैं सामाजिक अनुच्छेद। यह हो जाएंगे 48A हो जाएंगे, और 48B हो जाएंगे, और 39A हो जाएंगे, और 42 और 43, ये तीनों के ये 4, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 अपने अनुच्छेद है, ये सामाजिक से संबंधित हो जाएंगे, जो नीति निर्देश तत्व के आधार पर पूछे जाते हैं। मैं आपको अंतिम में बताऊंगा कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। अब देखते हैं गांधीवाद के आधार पर नीति निर्देश
के तत्व के कौन से अनुच्छेद हो जाएंगे। एक हो जाएगा 40 हो जाएगा, 43 बी हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ये सारे के सारे कितने हो जाएंगे, गांधीवाद से संबंधित हो जाएंगे। अब देखते हैं उदारवादी। उदारवादी के कौन से अनुच्छेद हो जाएंगे। 44, 45, 48 ए, 48, ये 48 दो बार आ गया, ध्यान रखना ये 48 हमने दो बार आ गया, यहाँ पे 48 नहीं है, ठीक है ना, ये यहाँ पे नहीं होता है, ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। 48 हो गया, गुण 50 हो गया, और 50 और 51 हो गया, ठीक है ना। ये सारे के सारे उदारवादी से संबंधित हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे 48 मैंने टाइप कर दिया, लेकिन ये यहाँ पे नहीं होता, ये यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये हो गया आपके सामाजिक अपने अनुच्छेद हो गए, ये गांधीवाद के दर्शन के आधार पर हो गए, ये अपने उदारवादी दर्शन के आधार पर हो गए, पूछे जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये सारे के सारे सामाजिक और पश्चिमी उदारवादी से संबंधित हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के तहत नीति निर्देश तत्व में कौन सा संविधान नहीं जोड़ा गया है। यानी कि यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए जाए, 1 2 3 ये दिए जाए और एक ये वाला दिया जा सकता है, तब आपको इसको पकड़ना पड़ेगा। इसके आधार पर ये नहीं जोड़ा गया था, ये अपने जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन 1911 के तहत ये जोड़ा गया था, ठीक है ना। आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको पूछूं समान सेवा संविधान संशोधन के तहत नीति तत्व में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, तो 38 बी हो जाएगा। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब देख ले, ये यहाँ से आपके क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, नीति निर्देश तत्व में कौन सा अनुच्छेद गांधीवाद से संबंधित हो जाएगा साथियों। तो ये ना, ये 1 2 3 4 5 6 ये सारे गांधीवाद से संबंधित हो जाएंगे। ये अपने गांधीवाद नहीं, ये टाइप में गलती हो गई, दोबारा से कह रहा हूँ, इनको डिलीट कर देना, ठीक है। ये अपने गांधीवाद से संबंधित हो जाएंगे, ये अपने सारे उदारवाद से संबंधित हो जाएंगे और अपने सामाजिकवाद से संबंधित हो जाएंगे साथियों। बड़ी शानदार तरीके से बता रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है ना 8 9 10 सालों में, वह मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसे नोट्स है ना आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। कोई लोग ये कहते हैं सर मैं ये बुक को पढ़ लेना, मेरे लिए ये अच्छी है, वास्तव में अच्छी हो सकती है, लेकिन ये 4-5 बुकों सारों का मिश्रण है। जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको सारा का मिश्रण मैंने करके ये बनाया है, और बड़ी मेहनत लगी है ना, इस कारण कह रहा हूँ परचेज कर लेना, डाउनलोड कर देना। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं नीति तत्व अनुच्छेद अपन देख लेते हैं। प्रेरणा कहाँ से ली गई, आयरलैंड से ली गई है। 36 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा कहता है। 37 कहता है ये वाद युग नहीं है, यानी कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते, इनको लेके नहीं जा सकते, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। 38 कहता है सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय के लिए बराबर सम्मान दिया जाएगा। पूछा जाता क्योंकि ये सामाजिक से संबंधित हो जाएगा। भली भली बातें, अच्छी बातें यहाँ पे की जाती है। ऐसे अपने होते हैं नीति निर्देश तत्व होते हैं। अब देखते हैं 39 में सारे की सारे ये सभी इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखा गया है निःशुल्क कानून सहायता लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। भौतिक संसाधन स्वामित्व वितरण सार्वजनिक हित के लिए किया जाएगा। धन की अहिता केंद्रीकरण किया जाएगा। दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। दोनों का मतलब हो जाए स्त्री और पुरुष को दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। बच्चों के लिए कुछ अलग कार्य किया जाए, कोई गलत प्रयोग नहीं किया जाएगा। बच्चों का सामाजिक आर्थिक विकास किया जाएगा। ऐसा कौन सा कहता है, 39वां संविधान कहता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये रहा आपके सामने, अच्छी तरह से देख सकते हो। ये मैंने अगर अच्छी तरह से आपको बता दिया है। आप अगर PDF डाउनलोड की है तो आप ये अच्छी तरह से देख सकते हो। आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं 40 अपने किससे संबंधित हो जाएगा, ग्रामीण पंचायत से संबंधित हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ग्रामीण पंचायत का गठन नीति निर्देश तत्व में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है, तो 40 में मिलता है, ठीक है ना, पूछा जाता है। अब देखते हैं 41वां, यह कहते हैं सभी नागरिकों को रोजगार और शिक्षा का अधिकार है साथी। यानी कि ये कहता है 41 कहता है कि सभी को रोजगार मिलेगा, सभी को शिक्षा मिलेगी, लेकिन ऐसा वास्तव में होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये नीति निर्देश तत्व है। आदर्श बातें चलती है, अच्छी बातें चलती है, लेकिन कोई लागू नहीं करता है। अब देखते हैं 42वां, इसमें कहा गया है महिला है ना, यदि कोई वह है मातृसत्ता की सहायता के लिए उनको विशेष अधिकार दिया जाएगा। ऐसा कहता है शिक्षा एक्ट 2007 और 2013 में ये लागू किया गया था साथियों, जो अपने 42वें संविधान में मिलता है।
ठीक है ना। अब देखते 43वां, इसमें लिखा गया है, लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास और श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं कल्याण की रक्षा की जाएगी। लेकिन ऐसा वास्तव में होता है? नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा? नीति निहित तथ्य हो जाएगा। अच्छी भली बातें होती रहती। 43वां अनुच्छेद हो जाएगा। अब देखते 44वां, इसमें भारत में समान संहिता का लागू किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ठीक है ना। जो अच्छी है बातें वो मैं आपको बता रहा हूँ, यह आपके लिए कुछ भी नहीं है, सब गुर नहीं पूछा जाता। जो मैं बता रहा हूँ वो आप ध्यान रख देना। अब देखते 45 में लिखा है 0 से 6 तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। अब बताओ 0 से 6 तक निःशुल्क शिक्षा कहाँ पे दी जाएगी? आंगनबाड़ी में दी जाएगी। और वो एक कौन सा कहता है? नीति निहित तत्व कहता है। SC ST OBC को एवं महिलाओं को कल्याण का प्रावधान दिया जाएगा। ये कहता है 46वां अनुच्छेद कहता है। 47 कहता है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य की रक्षा की जाएगी तथा मादक पदार्थ का प्रतिबंध किया जाएगा। वास्तव में ये गलत पदार्थ है ना, जैसे शराब हो गए, बीड़ी हो गए, गुटखा हो गए, उसका ये प्रतिबंध किया गया है? नहीं किया गया ना, क्योंकि उनको टैक्स मिलता है सरकार को। और ये केवल कैसी बातें हैं? भली भली बातें करते हैं, यानी कि अच्छी अच्छी बातें करते हैं। 48 कहता है कृषि का विकास किया जाएगा और गो हत्या पर प्रतिबंध किया जाएगा। ऐसा कहता 48 कहता है साथियों। और 42वां संविधान संशोधन के तहत जल, जंगल, पर्यावरण और वन्य जीव की सुरक्षा की जाएगी। ऐसा कहता 42वां संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था। 48A में जोड़ा गया था। 39 में हो जाएगा ऐतिहासिक पुरानी धरोहर को सुरक्षित किया जाएगा। जितने भी आपके किले हैं, महल है, जितने भी आगे राजा महाराज के जितने भी आगे स्थल है, उनका संरक्षण किया जाएगा। ऐसा होता है 39वां संविधान है। अब देखते हैं 50 में व्यवस्थापिका और न्यायपालिका एक दूसरे से अलग रहेगी। ऐसा कौन सा कहता है? 50 कहता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। 51वां सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नेहरू जी का है, और ये शांति और अहिंसा की विदेश नीति का प्रभाव करता है साथियों। ये हो गया आपका नीति तत्व हो गया, जो 51 है साथियों। और ये आपके पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और ये रहे केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे RS या UPC के लेवल के आधार पर पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना, ये आप देख लेना। ज़्यादातर नहीं पूछे जाते, जो ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं वो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। और ये रहे आपके सामने क्वेश्चन, जो मैंने आपके सामने सब कुछ वो लिए है। आप यदि क्वेश्चन देख के चले जाओ ना, तब आपको नीति निहित तथ्य से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। जो मैंने आपको सीरीज आपको अच्छी तरह से करवाई है, देख सकते हो ये क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं साथियों, पूछे जाते हैं। देख लो 53 हो गए, और ये कुल 53 अपने क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 53 क्वेश्चन हो जाएंगे। और पीछे मैंने को सारे के सारे इसके आंसर दिए गए, जैसे आप खुद को अच्छी तरह पढ़ के एक इनका आंसर दे सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, वही मैं क्वेश्चन लाया, बार बार जो पूछे जाते हैं वही मैं लाया हूँ। अब अपन देख लेते हैं मूल करते हुए, देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, आपका एग्जाम पास में आने वाला है। मूल करते हुए यह भाग क्या हो जाएगा? भाग 4A में हो जाएगा। ध्यान रखना, एक बार फिर से बताऊं, भाग 4 में क्या है? नीति निहित तथ्य है। और भाग 4A में क्या है? ये अपने मूल कर्तव्य है। ध्यान रखना, मूल कर्तव्य अलग होते हैं, मौलिक अधिकार अलग होते हैं। ठीक, मौलिक अधिकार पूछा जाए तो भाग 3 में है। ठीक है ना, पूछे जाते हैं। अब चलते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं। अब भाग कौन सा हो जाएगा? भाग 4A हो जाएगा। अनुच्छेद 51A हो जाएगा। ध्यान रखना, 51 में क्या है? शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित हो जाएगा। और 51A में क्या है? मौलिक अधिकार है। प्रेरणा कहाँ से ली थी? सोवियत संघ से ली गई थी या रूस से ली गई थी? ये दोनों के दोनों एक है, और ये अपने वाद योग नहीं होते, यानी कि इनको लेके भी आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो साथियों। अब ये क्या अपने मूल संविधान में पहले ये था? पहले ये नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया था साथियों। किसके तहत जोड़ा गया था वो अपन देख लेते हैं। ये अपने सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा कमेटी बनाई जाती है, और फिर अपने 42वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था, जिसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति है ना, उसने हमारे 8 अपने मूल करते हुए बता दिए थे, उनका ये सुझाव दिया था साथियों। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत भाग 4A में 41A में ये 10 मूल करते हुए और जोड़े गए थे साथियों। और आज के टाइम वर्तमान में कुल अपने अनुच्छेद हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, मूल करते हो जाएंगे। जो 11 अपना जोड़ा गया था 46वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। अब ये कहानी क्या है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये कहानी एक थी, अपनी समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति होती है, और वह सुझाव देती है
कि भारतीय संविधान में अपने मूल कर्तव्य होने चाहिए, ऐसा वो सुझाव देती है और उसके तहत वो 8 अपने मूल कर्तव्य का सुझाव देती है। लेकिन उस समय अपने ऊपर इंदिरा गांधी जी थी, जो अपने 42वें संविधान संशोधन के तहत 8 की जगह 10 वगैरह अपने मूल कर्तव्य लागू कर देती हैं और अपने भाग 4A में जोड़ देती हैं और अनुच्छेद 51A में जोड़ देती है। और फिर अपने वर्तमान में कुल अपने 11 अपने अनुच्छेद हो जाएंगे, यानी कि मूल कर्तव्य हो जाएंगे, जो अपने 11 अपना जोड़ा जाता है, जो अपने 46वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये जोड़ा जाता है, जो अपने वाद योग्य नहीं, यानी कि आपको इसको लेके आपके न्यायालय में नहीं जा सकते हो। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यही आपके पूछे जाते हैं, जो मैं आपको फिर से आपको बता देता हूँ। मूल कर्तव्य कौन से भाग में हो जाए, भाग 4A में हो जाएंगे। कौन से अनुच्छेद से संबंधित हो जाएंगे, 51A से संबंधित हो जाएंगे। कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है और रूस से लिया गया है। ये दोनों के दोनों एक है। रूस का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, सोवियत संघ हो जाएगा। क्या ये वाद योग है, बिल्कुल नहीं है साथियों। कौन सी कमेटी के गठन के आधार पर मूल कर्तव्य को भारतीय के संविधान में जोड़ा गया था, तो ये अपने सरदार सोअर्णसिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। और सरदार सोअर्णसिंह समिति ने कितने अपने मूल कर्तव्य को शामिल करने का सुझाव दिया था, तो 8 हो जाएगा। कौन से संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था। उस समय पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। कितने जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने हैं, 11 है। 11वां कब जोड़ा गया था, 46वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। यही आपके क्वेश्चन बेसिक जो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब अपन देख लेते हैं कौन से 11 है। ये आप अगर देख सकते हो इस प्रकार से देख लेना, ठीक है। अभी ये पहले थे 10 थे, फिर एक जोड़ा गया, फिर 11 हो गया, इस प्रकार से है, ठीक है ना। पूछे जाते ये 10 अब जोड़े के 42 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 11 अपना ये जोड़ा गया था, 46वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कहाँ से लिया गया था, ये रूस से लिया गया था। बड़े शानदार तरीके से बताया, एक बार PDF आप देख लेना, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कौन से हो जाएंगे। पहला, संविधान का पालन करें और उसके आदर्श व संस्था और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें, ये पहला कहता है। दूसरा कहता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा करे वाले उचित आदतों को हृदय में संयोग करके रखे, ऐसा ये कहता है। 2 नंबर कहता है। तीसरा कहता है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा का पालन करे, ऐसा तीसरा कहता है। चौथा कहता है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर आप राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर हो जाए, यानी कि कभी भी ऐसा कोई मौका हो जाए, युद्ध हो जाए, तब आपको सरकार के द्वारा बुलाया जाए, तब आप जा सकते हो। पांचवा कहता है भारत के सभी लोगों को भारत बंधुता की भावना होनी चाहिए, यानी कि प्रेम भाव की भावना होनी चाहिए। छठा कहता है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरव परंपरा को महत्वपूर्ण समझे और उसको परिभाषित कीजिए, ऐसा कहता है। सातवां कहता है प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करे और उसका सम्मान करे, ये कहता है। सातवां कहता है जो आपसे कभी कभार ये आपके पूछे जाते हैं। आठवां कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानवाचन की भावना का विकास करे। नौवां कहता है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे और हिंसा ना करे। 10वां कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों के उत्पीड़न और उसको बढ़ाने का प्रयास करे साथियों, ऐसा कहता है। और 11वां ये आपका 100% आपका पूछा जाएगा, जो अपने 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है और माता पिता का कर्तव्य है कि ये अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजा जाए। और ये 66 संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था। मैंने आपको फटाफट करके मैंने आपको करा दिया, क्योंकि आपके यहाँ से कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा आपके मौलिक अधिकार के आधार पर पूछे जाते हैं, सब कुछ करा दिया। फिर आपके नीति नेतृत्व के आधार पर पूछे जाते हैं, बेसिक रूप से आपको बता दिया। फिर मैंने आपको मूल कर्तव्य के आधार पर बता दिया, जो पूछे गए ना वो मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिए। फिर ये रहे आपके सामने कुछ क्वेश्चन, देख भी सकते हो, सब कुछ करवाया है, सब कुछ एनीथिंग करवाया है, देख सकते हो। ये 24 हो गए, हाँ 24 मैंने आपको क्वेश्चन कराया, जो मोस्ट है ना वही करवाए, कितने 24 करवा दिए। और ये हो गया आपका तीसरा वीडियो पोर्टिकल का हो गए साथ। आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। सभी लोगों को शेयर कर देना, सभी लोगों को ये ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाता हूँ और बड़े कम टाइम में मैं आपको जल्दी जल्दी कराने का कोशिश भी करता हूँ, और आपको अच्छी तरह से समझ भी आए वो भी मैं कोशिश करता हूँ साथियों। शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, प्यारा सा लाइक भी कर देना। ज़रूर से ज़रूर आप व्हाट्सअप टेलीग्राम में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। PDF चाहिए टेलीग्राम में PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
थैंक यू सो मच।